Hello students, my name is Sumit Kumar Gupta and I'm a physics faculty at PNC Educations। तो फाइनली आज आप लोगों ने अपना NTS का फुल टेस्ट 1 दिया, पार्ट टेस्ट 1 दिया। होपफुली पेपर सबका अच्छा रहा होगा और एक आपका ओवरऑल पूरा सिलेबस का रिवीजन भी हो गया होगा इसी बहाने। पूरा क्लास 11 का सिलेबस का पूरा आई थिंक स्ट्रीम 1 वाला पोर्शन वो सारा रिवीजन हो गया होगा। एंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन करके भी मज़ा आया होगा आप लोगों को। होपफुली बहुत सारा क्वेश्चन ठीक ठाक ही था और जैसा नेट के एग्जाम में आता है वैसे ही सारा क्वेश्चन था। मैं यहाँ पे करने क्या वाला हूँ, 1 बाय 1 मैं सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे करूँगा एंड मैं अच्छे से ही करूँगा, टाइम लेके करूँगा। तो वीडियो लेंथी भी हो सकता है। आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो आप काइंडली डायरेक्टली वहाँ जाके भी रेफर कर सकते हो, या आपकी मर्जी, आप पूरा वीडियो देखो। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ कैसा कैसा क्वेश्चन आया था, है ना। स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए मेरे ख्याल से ठीक है। चलो स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन मोशन का क्वेश्चन है। ये इक्वेशन दे रखा था, इस तरह से वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रहा है और पूछा जा रहा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब होगा। तो क्लियर सा बात है, यहाँ से अगर देखा जाए क्वेश्चन तो बहुत ईजिली कर सकते हो, थोड़ा सा लॉजिक ठीक से लगाते हो। इक्वेशन क्या दिया है देखना, तो v इज इक्वल टू 8 माइनस 40, v इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ 8 माइनस 40, ऐसा इक्वेशन दे रखा था। ये हमारा स्पीड गिवन था। तो पता है यहाँ से ऐसे सोचा जाए कि अगर चाहो तो पोजीशन टाइम रिलेशन बना भी सकते हो, dx पर dt लिख के पोजीशन टाइम रिलेशन बना भी सकते हो। बट क्या नीड है, जैसे अगर मान लो पोजीशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम होता, अगर ऐसा होता, और अगर मुझे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना होता तो ऑब्वियसली मैक्सिमम वाला मेथड लगाते हैं। तो फॉर सब लोग जानते हो मैक्सिमा और मिनिमा, मैं अच्छे से लिख के बताता हूँ आराम से, ठीक है। मैक्सिमा और मिनिमा तो हम लोग अच्छे से जानते हैं। बताओ क्या करना होता है, इसको एक बार पहले डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करना होता है। स्लोप 0 होगा, जहाँ पे 0 होता है वो होता है पॉइंट ऑफ क्या, एक्सट्रीमा। डबल डिफरेंशिएट करके चेक भी कर लेते हैं, मैक्सा का पॉइंट है, मिनिमा का पॉइंट है। तो क्लियर सा बात है, ये करना ही पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी हमारे पास है, v हमारा क्या है, dx पर dt तो है। तो डायरेक्टली इसको 0 से इक्वेट कर लेते हैं। अगर इसको 0 से हम लोग इक्वेट करेंगे तो आई थिंक टाइम कितना आ जाएगा। तो क्लियर सा बात है, यहाँ से टाइम डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ, टाइम कितना आ गया, 2 सेकेंड्स आ गया। तो क्लियर सा बात है, यही टाइम हमारा पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा होगा और मिनिमा का बात हो, मतलब एक ही कंडीशन है निकल रहा है। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होना चाहिए, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होना चाहिए। चाहो तो डबल डिफरेंशिएट करके क्रॉस चेक भी कर सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है, तुम्हारा मर्जी। मैं कर ही देता हूँ। अगर मान लो डबल डिफरेंशिएट करते हैं तो क्लियर सा बात है, यहाँ पे d2x अपॉन dt² अगर करते हैं हम लोग तो कितना आ जाता है, ये रिजल्ट आ रहा है -4 आ रहा है, जो कि निगेटिव आ रहा है। और निगेटिव यानी बताओ क्या, ये पॉइंट ऑफ क्या होगा, मैक्सिमा होगा। चलो ये ऐसे ही साइड में रहने देते हैं। इसके बाद ये ऐसे भी टाइम के इंडिपेंडेंट है, ये हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही होगा। इसके बाद करेंगे क्या, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पूछा गया था। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ पे कैलकुलेट करना है आप लोगों को, मेरे ख्याल से पता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पूछा नहीं गया, टाइम ही पूछा गया। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब होगा, तो टाइम ही पूछा गया। तो मेरे ख्याल से आंसर यही हो गया। बड़ा ही ईजी क्वेश्चन था ये। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स होना चाहिए। होपफुली क्लियर होगा सबको। मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना, देख लेना। चेक करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में एक बॉल हमारा फ्रीली गिर रहा था, ग्राउंड को हिट किया, बताओ इतने स्पीड से। हाइट फॉलन इन द लास्ट 1 सेकेंड बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। अगेन काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, मैं अच्छे से बता देता हूँ, चेक करना। चलो एज पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। बॉल हमारा कुछ हाइट से गिर रहा है, फ्री फॉल वाला केस है। तो ऐसे ही मान लेना एक बिल्डिंग है हमारे पास, ये वाला बिल्डिंग था, और यहाँ चलो टॉप से एक छोटा सा बॉल हम लोग यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं। इनिशियल स्पीड इसका 0 होगा। नाउ एज पर क्वेश्चन जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इसका स्पीड कितना दिया है, 60 मीटर पर सेकेंड दिया है। तो ऐसे केस हम लोग चाहें तो निकाल सकते हैं कितने टाइम में जाके बॉल को हिट करेगा। तो ये तो काफ़ी ईजिली मिल जाएगा, v इज इक्वल टू u प्लस 80 लगा सकते हैं, ठीक है। और तुम्हारा मर्जी, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन ही पॉजिटिव लेना है तो पॉजिटिव ले लो। मैं कन्वेंशन ऐसे ही ले रहा हूँ, मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन ही पॉजिटिव ले लेता हूँ। हमारा चॉइस है, कैसे भी ले, जैसे ही कन्वीनियंस हो। अपवर्ड डायरेक्शन है पॉजिटिव निगेटिव ले रहा हूँ। ये हमारा 0 हो गया और क्लियर सा बात है। 60 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऐसे केस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं कन्वीनियंस के लिए। t टाइम कितना आ गया बताओ, 6 सेकंड आ गया। यानी क्लियर बात है 6 सेकंड में पार्टिकल जाके ग्राउंड को हिट किया होगा। पूछा ये जा रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन द लास्ट 1 सेकंड बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। लास्ट 1 सेकंड मेरे ख्याल से बॉल कहीं यहाँ पे रहा होगा और ये लास्ट सेकंड है, मतलब देखा जाए तो ये हमारा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये t इज इक्वल टू 5 सेकंड है और ये हो गया t इज इक्वल टू व्हाट, 6 सेकंड हो गया। तो लास्ट सेकंड का मतलब ये इंटरवल में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ये कवर किया, ये डिस्टेंस हमसे पूछा जा रहा है। ये डिस्टेंस होगा कितना, क्लियर है। तो ये डिस्टेंस निकालने का बहुत सारे टेक्निक है, अगर तुम फॉर्मूला डायरेक्टली याद है तो वही लगा लो, डिस्टेंस कवर्ड इन द n सेकंड, है ना। ये डिस्टेंस हम लोग को निकालना था, नहीं पता ऐसे ही कुछ x मान लिया जाए, ये x कैलकुलेट करना था। ओके, तो डिस्टेंस कवर्ड इन द n सेकंड का अगर फॉर्मूला याद है वही यूज़ कर लेना। तो क्या लिख सकते हैं, u प्लस हाफ a, और क्या होता था 2n-1 होता था। ऐसे केस में देखो u तो हमारा 0 है, इनिशियल स्पीड, डाउनवर्ड डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 हो गया। और डिस्टेंस कवर्ड इन द 6 सेकंड, लास्ट सेकंड मतलब 6 सेकंड, है ना। कितना लिख सकते हैं बताना, 2 × 6 - 1। चलो ठीक है, वैसे कैसे 5
और ये 11 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 11 5 से कितना आ गया 55 आ गया। तो 55 मीटर मेरे ख्याल से राइट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। देखो तो ऐसा ऑप्शन है, हाँ एक ऑप्शन जरूर है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट होना चाहिए था, ऑप्शन ए राइट होता। प्रीवियस क्वेश्चन का देखा जाए, प्रीवियस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट था, मुझे लिख देना चाहिए था ऐसे, ऑप्शन बी राइट था। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। तो हाँ ये क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन का, वेलोसिटी हमारा ये दे रखा था, वेक्टर फॉर्म में दिया है। वैसे कि इसमें पूछा क्या गया, व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज मूविंग एट राइट एंगल्स टू इट्स डायरेक्शन, ओके, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद वेलोसिटी वेक्टर दिस व्हेन वेयर आई इज और जे यूनिट वेक्टर हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में, सॉरी मतलब ईस्ट और ये अपवर्ड डायरेक्शन में दे रखा था। व्हेन प्रोजेक्टाइल इज मूविंग एट राइट एंगल्स टू इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन इट्स वेलोसिटी वेक्टर, इसका वेलोसिटी वेक्टर होगा क्या, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का अगर सॉल्यूशन करना, अगेन ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, सबने क्लास में जरूर किया होगा, तो ये अगर ध्यान में तो डायरेक्टली कर सकते थे, इसका कॉन्सेप्ट अगर ध्यान में तो मैं स्टिल अच्छे से बता देता हूँ। तो चलो प्रोजेक्टाइल मोशन इन 2D वाला केस, ये 2 एक्सेस ड्रॉ कर लिया जाए, एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस। चलो एज पर क्वेश्चन मेरे पास एक पार्टिकल था, इसको हमने कैसे थ्रो किया देख तो पा रहे हो, चलो ऐसे ही दिखाते हैं। इनिशियल वेलोसिटी यू से थ्रो किया, एट एन एंगल थीटा थ्रो किया, तो ये मेरे ख्याल से ऐसे जाएगा और ऐसे जाके गिरने वाला है। नाउ मेरे ख्याल से वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, मैं वेक्टर फॉर्म में ही जानबूझ के लिख लेता हूँ। ये दिया हमारा 30 आई कैप प्लस 40 जी कैप। चाहो तो मैग्नीट्यूड इजीली निकाल सकते हो, डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट रहने दो, ऐसे क्वेश्चन को वेक्टर फॉर्म में ही सॉल्व करना ज़्यादा ईजी हो जाता है, मैं वैसे ही कर देता हूँ। तो देखो ये जा रहा है, तो देखो जैसे जैसे जाएगा टेंजेंट ड्रॉ करके वेलोसिटी डिसाइड करेंगे, हर बार वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है। एक टाइम जरूर आएगा जैसे चेक करना, अगर मान लो पार्टिकल कहीं यहाँ चला गया, तो इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करके ऐसे डिसाइड करने वाले हैं। मान लेना ये पार्टिकल का यहाँ वेलोसिटी था, और ये जो इनिशियल वेलोसिटी इसको एज इट इज़ ले जाके मैं यहाँ रख देता हूँ, तो इनिशियल वेलोसिटी को मैं एज इट इज़ ले जाके यहाँ पे रख देता हूँ ऐसे, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया। नाउ एज पर क्वेश्चन ये जो फाइनल वेलोसिटी है ना, इनिशियल वेलोसिटी के साथ क्या कितना एंगल बनाएगा, 90 बनाएगा, ऐसा कुछ केस दे रखा है। तो ऐसा कब होगा वही पूछा जा रहा है, ठीक है, ऐसा कब होगा। तो ऐसे केस में क्लियर सा बात है, अगर हम लोग मोशन इन 2 डायमेंशन का केस है, डायरेक्टली हम लोग यूज़ कर लेते हैं v = u + at, उससे काम आसानी से हो जाएगा, है ना। फिर टाइम पे क्वेश्चन फंसेगा, टाइम के लिए भी सोच लेंगे क्या करेंगे, जैसा चेक करना। अगर मान लो मैं लगा देता हूँ v = what, u + at फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए, तो v व्हाट इज़ u, ऊपर से कॉपी कर लेते हैं, 30 आई कैप और प्लस 40 जी कैप, ऐसे लिख सकते हैं। बात करते हैं एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और कितना होगा बताओ, -g, चलो -10 लिख देते हैं, और इंटू t। अच्छा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या होगा, -j कैप, तो ऐसा j कैप लिख देते हैं। ओके अच्छे से देखा जाए तो ये मिल गया हमारा कितना, i वाला एक जगह रहने दो 30 आई कैप, और j वाले को एक जगह लिख देना 40 - 10t इंटू वॉट जी कैप, ऐसे लिखा तो जा सकते हैं। हो गया, इतना करने का ये हमारा फाइनल वेलोसिटी मिलेगा थोड़े टाइम टी के बाद। और यहाँ पे देखो मिल ही गया है, यही तो निकालना था बस, टी हमारा अननोन है, तो टी के लिए क्या किया जाए कि काम बन जाए, तो क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। ऑब्वियसली सारे क्वेश्चन में तो आंसर छिपा होता है, क्लियरली बोल रहे हैं ये दोनों क्या परपेंडिकुलर है, और जब भी 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो u डॉट v हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट कर लेना, ये u है और ये v है, डॉट प्रोडक्ट करना, i वाला i के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो दैट इज़ 900, फिर प्लस का साइन दे देते हैं, ये वाला देखो 40 j वाला j के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 40 × 40 1600 हो गया, माइनस 40 × 10 दैट इज़ व्हाट 400, और इसका सम 400t, ये t भी होगा, इसका सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक से देखा जाए तो 400t दिस इज इक्वल टू आ गया 2500 आ गया, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर 0 0 कैंसिल कर लिया जाए तो t हमारा कितना आ रहा है 25/4, है ना, t हमारा निकल के आ रहा है 25/4 सेकेंड्स निकल के आ रहा है, यानी ये टाइम मिल गया कब ये परपेंडिकुलर हो गया एक दूसरे के। और ये टाइम अगर यहाँ सब्सटीट्यूट करें तो मेरे ख्याल से आंसर ज़रूर मिलना चाहिए, तो सब्सटीट्यूट करके देख लिया जाए। मेरे ख्याल से 30 आई कैप और प्लस 40 - 10, टाइम हमने कितना कैलकुलेट किया 25/4, तो 25/4 ये जे कैप लिखा जा सकता है। अच्छे से देखा जाए तो ये मिल रहा है 30 आई कैप और प्लस आई थिंक यहाँ पे कितना मिला, तो ये चाहो तो कैंसिल हो सकता है थोड़ा सा, 5 × 2 = 10 और 5 × 2 = ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है कितना हमारा 80 - 125, है ना, 40 - 10t। चलो तो हाँ फाइनली हम लोग कहाँ थे, हाँ ये यहाँ तक आ गया था, इसके बाद मूव करते हैं आगे। मेरे ख्याल से बस सिंप्लीफाई करना था, मेरे ख्याल से 125 और ये 40 बचेगा कितना हमारा, तो मेरे ख्याल से माइनस में रिजल्ट आना चाहिए, माइनस लिखना पड़ेगा हम लोग को, माइनस में लिख देता हूँ, रुक जाना, ये वाला आएगा माइनस, और ऑब्वियसली ये हमारा 125 और ये हमारा क्या 80 है, तो 125 - 125 + 80 यानी लिख सकते हैं -45 बाई क्या 2,
जे कैप, ऐसा कुछ आ रहा है। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए, ऐसा कोई ऑप्शन है तो हाँ, ऐसा एक बिल्कुल ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन कौन सा हमारा? ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए था। देख लेना, होपफुली क्लियर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा। तो एक बार चेक कर लेना अच्छे से। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन नंबर 3 होपफुली क्लियर होना चाहिए सब लोगों को। देख लो अच्छे से। इसको पता है तुम ट्रायंगल वगैरह ही बना के समझ सकते थे। मैं एक बार और ट्रायंगल बना के भी समझा देता हूँ थोड़ा ऐसे ही। एक छोटा सा फिगर कहीं ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे देखो, पता है ये सब लोग जानते हो इसका एक्सेलरेशन हमेशा कहाँ होगा? एक बार हमने बॉडी को जब प्रोजेक्ट कर दिया तो इसका एक्सेलरेशन किसकी वजह से होगा? ग्रेविटी की वजह से होगा, जो कि हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो मैं सिंपली रिलेशन दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे देखो, अगर ये हमारा फाइनल वेलोसिटी है, ये वाला v है, क्लियर है, और बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, तो सिंपली ये रिलेशन जानते हैं v माइनस यू दिस इज इक्वल टू व्हाट? यहाँ पे लिखा जा सकता है 80। तो यही लॉजिक मैं यूज़ कर रहा हूँ, v माइनस यू। तो ये वेलोसिटी वेक्टर v वेक्टर हो गया, माइनस यू मतलब इसका उल्टा कर लेना ऐसे, ये माइनस यू हो गया, और v माइनस यू मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? माइनस ऑफ gt यहाँ पे होना चाहिए। तो माइनस ऑफ gt यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू व्हाट? gt। ठीक है, तो ये सिंपली ये बता रहा है कि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर का नेट रिजल्टेंट क्या होगा, ये होना चाहिए ऐसा कुछ। ऐसा एक ट्रायंगल भी चाहो तो बना सकते हो, है ना। तो चलो, ये ट्रायंगल भी हमारा यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये बताओ राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और ये ट्रायंगल ही से हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं ऐसा। ये बस ऐसे ही मैं इंटरेस्ट के लिए थोड़ा बता रहा था, बट हाँ, फाइनली मेरे ख्याल से आंसर क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 3 का। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 चेक किया जाए। तो 4 में दिया है कि फ्रॉम द रूप ऑफ ए ट्रेन मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी 20, एक पर्सन ने किसी बॉल को थ्रो किया, कितने स्पीड से थ्रो किया था? 30 अपवर्ड रिलेटिव टू हिमसेल्फ, खुद के रेस्पेक्ट में फेंका था। जैसे ही बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, पूछा जा रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन ऑन द ग्राउंड। तो मेरे ख्याल से काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देख लेना। स्टिल मैं अच्छे से ही समझा देता हूँ। जैसे मान लेना ये हमारा ट्रेन दिया ना, ट्रेन या ट्रॉली ऐसे कुछ ट्रेन दिया था। चलो, ये मान लो ट्रेन है। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। फिगर में ड्रॉ करो, मैकेनिक्स में इंटरेस्टिंग लगेगा, अच्छा लगेगा। जैसे एक आदमी बताओ यहाँ रोप पे खड़ा था, इसके छत पे खड़ा था। ट्रेन बताओ कैसे जा रहा है, सब लोग देख पा रहे हो। तो ट्रेन हमारा इस वाले डायरेक्शन में जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन दे रखा है, आई थिंक मैं गलत नहीं हूँ तो 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, कॉन्स्टेंट स्पीड से जा रहा है। फिर इसके हाथ में एक मान लो बॉल था, इसने बॉल को क्या किया? वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया था विद रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ। यानी बताओ कितने स्पीड से थ्रो किया है? 30 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे दिखा सकते हैं, ये हो गया बॉल का वेलोसिटी इसने प्रोवाइड किया था। तो बोल सकते हैं ये बॉल का वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। समझ पा रहे हो? और लेकिन ये खुद देखेगा तो लगेगा इसने बॉल को ऊपर फेंका, लेकिन ऑब्वियसली बॉल के पास पहले से बताओ एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा वेलोसिटी का, जो कि ट्रेन का स्पीड होगा। तो ये बॉल के पास से vx भी होगा, समझ पा रहे हो, जो ट्रेन का स्पीड होगा 20 मीटर पर सेकेंड। और ऐसे केस में अगर दोनों कंपोनेंट है ना, तो कोई ऑब्जर्वर अगर ग्राउंड से ऐसे देखेगा ना, ये मान लो ऑब्जर्वर है हमारा, ये ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है, तो क्लियर सा बात है ड्यू टू बोथ कंपोनेंट ये केस किसका हो जाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन का हो जाएगा। और ये पार्टिकल हमारा कैसे जाता है वो देखिएगा, सब लोग समझ पा रहे हो। तो अगर मान लो मैं थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हमारा नेट वेलोसिटी होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हमारा वेलोसिटी होगा। एंड ड्यू टू दिस वेलोसिटी पार्टिकल हमारा ऐसा पैराबोलिक पाथ फॉलो करना स्टार्ट करेगा। बोला जा रहा हाईएस्ट पॉइंट का, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जैसे ही यहाँ पहुँचेगा, तो सब लोग जानते हो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या वेलोसिटी 0 होता है? तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 हो जाता है, लेकिन वेलोसिटी का x कंपोनेंट सब लोग जानते हो वो चेंज नहीं होता है, वो तो ux के ही बराबर रहेगा। और ux का रोल यहाँ पे कौन प्ले कर रहा है? मेरे ख्याल से 20। तो मेरे ख्याल से vx हमारा कितना आ गया बताओ? 20 मीटर पर सेकेंड ही आ जाएगा। 20 मीटर पर सेकेंड ये राइट आंसर होना चाहिए। ये तो पूछा था हाईएस्ट पॉइंट पे, पूछा था व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन ऑन द ग्राउंड। तो आंसर इसका 20 होना चाहिए, ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। होपफुली क्लियर है, क्वेश्चन काफ़ी ईजी था। तो चलो मूव करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, अगर क्लियर है तो। चलो देखा था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। 5 हमारा दिया क्या था? तो 5 में दे रखा एक पार्टिकल है, मेरे ख्याल से सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। कितने बड़े रेडियस में घूम रहा है? 2 मीटर। फ्रीक्वेंसी वगैरह दे रखा था, आरपीएम में दिया, रिवोल्यूशंस पर मिनट में दिया है, जो कि कांस्टेंट है। अच्छा, अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, ऑब्वियसली ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, समझ पा रहे हो। हमसे पूछा गया एवरेज वेलोसिटी 5 सेकंड में होगा कितना? 5 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी होगा कितना? देखो सर्कुलर मोशन का केस है, ऐसे बना लेते हैं सर्कुलर मोशन वाला केस, और इसका रेडियस वगैरह दे रखा था, मैं लिख ही लेता हूँ। एज पर क्वेश्चन इसका रेडियस कितना दिया है? 2 मीटर दिया था, क्लियर है। नाउ ये जो पार्टिकल है इसका वेलोसिटी ऑब्वियसली ऐसे टेंजेंट वगैरह ड्रॉ करके डिसाइड कर सकते हैं, क्लियर है। नाउ जब ये गोल गोल घूम रहा है, तो मेरे ख्याल से फ्रीक्वेंसी सेंस गिवन है, टाइम तो निकाला ही जा सकता है। फ्रीक्वेंसी कितना दिया था? 6 RPM दिया था, 6 RPM, ठीक है। और अगर टाइम पीरियड वगैरह निकालना है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो रेसिप्रोकल करके, तुम्हारा चॉइस, या फिर ऐसे ही लिख लो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है। तो इतना तो हम लोग जानते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2πf होता है। या फिर अगर इस केस में RPM में दिया है, तो सब लोग को पता होना चाहिए, ऐसा लिखा जा सकता है ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट? 2π नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर मिनट एन बाई क्या 60, जो फ्रीक्वेंसी है हमारा, ये फ्रीक्वेंसी का रोल प्ले करेगा। तो ऐसे केस में ओमेगा
देखो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, 6 रिवोल्यूशंस को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कितना लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 6 रेडियन, ठीक है। और नीचे लिखा रहे तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करें तो 60 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। कितना आ गया हमारा, तो ये 10 और लिखा जा सकता है क्लियरली पाई/5 है ना, तो पाई/5 आ रहा है, ये पाई/5 रेडियन पर सेकंड। और एक बार ये मिल गया तो ओमेगा क्या होता है, सॉरी टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई ओमेगा होता है, तो 2 पाई और ओमेगा से अगर डिवाइड करेंगे तो डेट इज़ व्हाट पाई/5। पाई कैंसिल होगा, आंसर कितना आ गया 10 सेकंड आ गया। तो 10 सेकंड इसका टाइम पीरियड है। ओके, इसका पूछा जा रहा है 5 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी होगा कितना। तो सब लोग जानते हो एवरेज वेलोसिटी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो एवरेज वेलोसिटी मुझे लिखना चाहिए टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ऑब्वियसली 10 सेकंड में एक रिवोल्यूशन, तो 5 सेकंड में हाफ रिवोल्यूशन, यानी पार्टिकल का ये अगर मान लो इनिशियल पोजीशन है तो पार्टिकल आधा रिवोल्यूशन के बाद यहाँ आ चुका होगा, ये इसका फाइनल पोजीशन होगा। और ऐसे इसका वेलोसिटी डिसाइड कर सकते हैं, ये इनिशियल हो गया और ये वाला क्या हो गया फाइनल हो गया। ओके क्लियर है। वैसे किस तरह को डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे तो क्लियर सा बात है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरे ख्याल से ये हो गया। कितना लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट हमारा 4 हो जाएगा, तो 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया। और ऐसे किस में टाइम कितना लग रहा है देखो, तो टाइम हमारा लग रहा था ऑब्वियसली 5, तो क्वेश्चन में दिया था 5 सेकंड्स, तो आंसर कितना आ गया 0.8 आ गया। 0.8 मीटर पर सेकंड होना चाहिए, बड़ा इजी क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था। तो 0.8 मीटर पर सेकंड ऑप्शन है भी, ऑप्शन सी इसका राइट होना चाहिए, देख लेना ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट होना चाहिए था। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। तो अगर क्वेश्चन नंबर 6 को देखा जाए मेरे ख्याल से फोर्स वर्सेस टाइम में ग्राफ दे रखा था, कोई वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है किसी पार्टिकल का और शेप हमारा एक सेमी सर्कल है, इम्पल्स पूछा जा रहा है इन टाइम t0, इम्पल्स होगा कितना। तो क्लियर सा बात है, इम्पल्स हमारा क्या होता है, जैसे एवरेज फोर्स इनटू व्हाट टाइम ऑफ कांटेक्ट, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए कांटेक्ट होता है, जैसे बैट्समैन ने बॉल को हिट किया उसके जैसे ही होता था ना सारा। तो देखो del p बाई del t, तो बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए टाइम होगा कांटेक्ट, तो ऐसे केस में तो चेंज इन मोमेंटम होगा, वही हमारा इम्पल्स का रोल प्ले करता है del t। इसको डिफरेंशियल फॉर्म में यही हमारे इम्पल्स का रोल प्ले करता है, सब लोग जानते हो। ओके मैंने ऐसे ही लिख दिया, सब लोग जानते ही होंगे। इसी को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ FTT। क्लियर है। और क्लियर सा बात है, इंटीग्रेशन से मिलता है क्या हमारा एरिया मिलता है, एरिया। तो यहाँ से समझ में आना चाहिए एरिया ही हमारा क्या देगा, इम्पल्स देगा, चेंज इन मोमेंटम देगा। और इसका एरिया निकालना बड़ा ही आसान है, क्वेश्चन ही बोल रहा है कि सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का एरिया सर्कल का आधा, यानी बताओ क्या लिख सकते हैं πr²/2 लिख सकते हैं। अब देख लिया जाए बस रेडियस होगा क्या, तो रेडियस हमारा कितना दिया है t0/2, ठीक है। तो t0/2 लेंगे तो ऐसा कोई ऑप्शन है तो नहीं, t0 f0 दोनों को मिक्सचर करना पड़ेगा। देखो अगर ये सेमी सर्कल है तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, दोनों मिक्स करो मेरे ख्याल से काम हो जाएगा, ऐसा लिख लेना। ये लिख सकते हैं π/2 और क्या लिखना पड़ेगा r × r। देखा जाए π/2 छोड़ देना, रेडियस का बात किया जाए, रेडियस दोनों ऑप्शन है, तुम्हारा मर्जी, तुम लिखो चाहो तो f0 भी लिख सकते हो एज अ रेडियस, या लिख सकते हो t0/2 भी लिख सकते हो। तो इस तरह से आंसर क्या निकल के आ रहा है πf0 t0 बाई क्या 4, ये आंसर निकल के आ रहा है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन सी इसका राइट होना चाहिए था। देख ले रहा हूँ फुली क्लियर है ना, बहुत इजी क्वेश्चन था। सिंपली बस एरिया निकालो, क्या मिल जाता, चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स मिल जाता, वही पूछा गया था। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन देख पा रहे हो सारा इजी क्वेश्चन है, सबने ज़रूर किया होगा, ये सब क्वेश्चन में डेफिनेटली डाउट नहीं होना चाहिए। देखते हैं अच्छा क्वेश्चन कब मिलता है हम लोग को आगे। मूव करते हैं, चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये पूछा जा रहा है इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है, देख सकते हो कांस्टेंट मोशन में है। चलो एक फिगर ड्रॉ कर ही लेते हैं इसका। ये पुली हो गया, यहाँ पे एक ब्लॉक ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे एक ब्लॉक कनेक्टेड है, चलो, और ये फोर्स हम लोग लगा के ऐसे पुल कर रहे हैं, और ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना कौन सा बड़ा टास्क है। तो जैसे सॉल्व करना वैसे करो, जैसे मान लो यहाँ पे टेंशन वगैरह दिखाना है तो दिखा देना, ये टी, ये टी, ये टी और ये टी। ब्लॉक का मास कितना दिया, m दिया है, तो ब्लॉक को पुल करके कौन आगे लेके आ रहा है, टेंशन। क्लियरली समझ पा रहे हैं, ये तो पुल्ली मासलेस ही होगा, है ना, पुल्ली वगैरह मासलेस ही है, तो लिखा जा सकता है पुल्ली के लिए क्या, F = what 2t। नाउ अगर ब्लॉक का बात करें फॉर ब्लॉक, तो ब्लॉक के लिए क्या लिख सकते हैं, नेट फोर्स = मास इनटू एक्सेलरेशन। अब बताना नेट फोर्स का रोल कौन प्ले कर रहा है, t, ब्लॉक का मास कितना है, m है, और इसका एक्सेलरेशन हम लोग को निकालना है, नहीं पता कुछ मान लिया जाए, ऐसे ही मान लो एक्सेलरेशन के a है, a यहाँ से निकालेंगे तो a हमारा कितना आ गया t/m, और t का वैल्यू कितना पुट कर सकते हैं, f/2 बाई क्या m। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए था, देख लेना बड़ा इजी क्वेश्चन था, तो सब समझाने का बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन ए इसका राइट होगा, ऑप्शन ए राइट होना चाहिए। होपफुली क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये भी। नंबर 8 में चलते हैं। नंबर 8 में एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास m दिया था, रिलीज कर रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ फ्रॉम रेस्ट ऑन इंक्लाइन रफ प्लेन, मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। सिलेंडर रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना ज़रूरी होगा रोलिंग मोशन के लिए। तो देखो दो ऑप्शन है, सॉल्व भी कर सकते हो,
या फिर डायरेक्टली अगर फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूला यूज़ कर लेना। और क्या, रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन यहाँ चेक कर लेना। जैसे मान लो ये इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ से एक स्पेयर वायर को रिलीज़ किया जा रहा है। ये इनिशियली क्या था, रेस्ट में था, तो लिखा जा सकता है सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी यहाँ पे 0 था, ठीक है। और जैसे ही छोड़ेंगे रोल करके नीचे आ रहे हैं। नाउ इट इज़ अ केस ऑफ व्हाट, रोल्स विदाउट स्लिपिंग, यानी प्योर रोलिंग मोशन का केस है। ये VCM होता है और इसके पास ओमेगा भी होता है, याद होगा। VCM इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा R होता है प्योर रोलिंग मोशन में। नेक्स्ट, जहाँ पे R इसका रेडियस हो गया। इसके बाद हमारा सिंस इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का बात करेंगे तो इसका टेंडेंसी नीचे जाने का है, तो बताओ इसका फ्रिक्शन ऐसे काम करेगा और इसी फ्रिक्शन का वैल्यू पूछा गया। तो इसलिए हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं mg sin थीटा माइनस F इज इक्वल टू ma लिख के। या फिर अगर डायरेक्टली याद है रिजल्ट, जैसा मुझे याद है, तुम लोग को भी याद नहीं होना चाहिए, सब तो डिस्कस हो चुका होगा। mg sin थीटा और क्या निकल के आता है 1 प्लस R स्क्वायर अपॉन क्या k स्क्वायर। अगर रिजल्ट याद है डायरेक्टली यूज़ कर लेना। ट्राई करते हैं, फ्रिक्शन निकालना था। mg sin थीटा, थीटा का रोल कितना कौन प्ले कर रहा है, थीटा हमारा दिया है, थीटा ही हमारा, ओके। और 1 प्लस R स्क्वायर बाई के स्क्वायर, ये है कैसा बॉडी, हमारा सॉलिड सिलेंडर है। तो अगर ये सॉलिड सिलेंडर है, सब लोग जानते हो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये लिखा जा सकता है mr स्क्वायर बाई क्या 2। और अगर इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, वी कैन इक्वेट दिस विथ व्हाट, mk स्क्वायर। यहाँ से मास कैंसिल हो जाएगा और R स्क्वायर बाई के स्क्वायर, ये हमारा 2 आ जाएगा। क्लियर है, सही है ना। तो ये अगर वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट कर लूँ 2, तो मेरे ख्याल से आंसर क्या आ गया, mg sin थीटा बाई 3। mg sin थीटा बाई 3 का ऑप्शन ज़रूर है, तो ऑप्शन बी इसका राइट होना चाहिए, देख लेना, ऑप्शन बी राइट होगा। क्लियर है। 9 में मेरे ख्याल से रिजिड बॉडी है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह दे रखा था, किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा था, नहीं सॉरी फिक्स, हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फिक्स एक्सिस का दे रखा था, बॉडी रोटेट कर रहा था सच दैट उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसे हमारा। तो काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी रोटेटिंग बॉडी का कैसे निकाला जाता है वो लिख लिया पहले। हाफ mv स्क्वायर के जगह क्या लिखते हैं, हाफ i ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है। और ये तो गिवन ही है हमारा, तो बस ओमेगा तो निकालना है। और थीटा जानते हैं तो ओमेगा इजली निकाल सकते हैं, उसमें है क्या, थीटा कितना दिया था 2t माइनस सर टी स्क्वायर बाई 3 दिया है, सही है। वैसे किसमें देखा जाए ओमेगा निकालते हैं, तो ओमेगा इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से देखा जाए लिख सकते हैं 2 माइनस क्या 2t बाई क्या 3, तो ये हमारा मिल गया ओमेगा। और एक कब बोला गया है 3 सेकंड पे, तो ओमेगा अगर मान लो t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे कैलकुलेट किया जाए, यहाँ 3 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 2 माइनस 2 इंटू 3 बाई 3, मेरे ख्याल से 3 और 3 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, ये 0 आ गया। अगर ये 0 आ गया तो मेरे ख्याल से काइनेटिक एनर्जी 0 होना चाहिए। ओमेगा ही 0 आ गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0 होगा। और 0 का ऑप्शन है भी, तो ऑप्शन ए इसका राइट होना चाहिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, सबने किया होगा, देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 था। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पे, देखते हैं क्या है। तो एक सॉलिड स्फीयर है, इज रोलिंग ऑन अ फिक्स सरफेस। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्फीयर कितना दे रखा था, 140 दिया था, और इसका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है। तो क्लियर सवाल है, जब भी कोई बॉडी रोल करता है तो उसके पास वो कॉम्बिनेशन होता है दोनों मोशन का, ट्रांसलेशनल और क्या रोटेशनल। तो हमसे ट्रांसलेशनल फॉर्म में कितना काइनेटिक एनर्जी कैरी करेगा ये पूछा गया है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं के रोलिंग, उस रोलिंग स्फीयर का के रोलिंग ये दे रखा था शायद 180 दिया ना, 140 दिया है, 140 जूल दिया, तो ये 140 जूल दिया था। इसके बाद हम लोग जानते हैं अगर ये रोल कर रहा है तो इसके पास कुछ एनर्जी ट्रांसलेशनल फॉर्म में होगा और कुछ रोटेशनल फॉर्म में होगा, दोनों का सम 140 होना चाहिए। बट हमसे रोटेशनल वाला हमसे ट्रांसलेशनल वाला पूछा गया है। तो ऐसे केस में ये नहीं चाहिए हम लोग को, के आर नहीं चाहिए, तो के आर हटाने के लिए के आर और के टी में रिलेशन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, है ना। तो ये इस्टेब्लिश करना बड़ा ही आसान है। बताओ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो बड़ा आसान है, हाफ एम वी स्क्वायर लिखा जा सकता है, और वी सी एम का स्क्वायर जानते हो सब लोग रोलिंग मोशन के केस में। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का बात करें तो लिख सकते हैं हाफ आई सी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। और आगे बढ़े अच्छे से थोड़ा, तो हाफ आई सी एम, देखते हैं बॉडी है कैसा, सॉलिड स्फीयर है, तो लिखा जा सकता है 2/5 एम आर स्क्वायर। और ओमेगा को भी चेंज कर लेते हैं, सिंस प्योर रोलिंग मोशन है, वी सी एम इक्वल टू ओमेगा, सो ओमेगा इज व्हाट वी सी एम स्क्वायर बाई क्या आर स्क्वायर, ऐसे लिखा तो जा सकते हैं। यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करते हैं, क्या क्या कैंसिल हो रहा है देख पा रहे हो। सबसे पहले मुझे टू अच्छा इसको रहने दो, पहले मैं आर स्क्वायर ही कैंसिल करता हूँ, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। और अगर मैं सोच रहा था दोनों को डिवाइड कर लूँ, डिवाइड करूँ तो के टी बाई के आर यहाँ से निकल के आ जाएगा, के टी बाई के आर, देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। डिवाइड करने से बना ये हाफ गया, क्लियर है। फिर हमारा एम वी सी एम स्क्वायर भी गया, तो एम और ये वी सी एम स्क्वायर भी गया। ऊपर में सब कुछ कैंसिल हो गया, ऊपर में 1 लिखेंगे, लेकिन नीचे वाले पार्ट में देखा जाए तो क्या रह गया हमारा 2/5 रह गया, 2/5 यानी 5/2 आ गया। तो यहाँ से देखा जाए के आर कैन बी रिटन एज व्हाट 2/5 KT, ऐसे लिख सकते हैं।
मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा बिकॉज के आर मुझे नहीं चाहिए, के आर को एलिमिनेट करना है। तो के टी प्लस के आर, वॉट इज़ के आर? 2/5 के टी, 2/5 के टी, ये हमारा 140 होगा। वैसे कि इसमें देखा जाए तो लिख सकते हैं 7 के टी बाई 5 दिस इज इक्वल टू व्हाट 140। और ये ईजिली कैंसिल हो रहा है ना, कितना ईजी कैलकुलेशन दिया था 20। मेरे ख्याल से के टी कितना आ गया, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ से निकल के आ रहा है 100 जूल आ रहा है। 100 जूल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए, देख लेना। मेरे ख्याल से ईजी है, तो 100 जूल हाँ एक ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसका राइट होना चाहिए, देख लेना ऑप्शन सी। होपफुली क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। 11 देखते हैं। तो 11 में एक बॉडी था जिसका मास m था, इसको रेज कर रहे हैं फ्रॉम द सरफेस टू हाइट इक्वल टू व्हाट रेडियस ऑफ द अर्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर सरफेस पे g है तो व्हाट इज द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, ये पूछा जा रहा है। व्हाट इज द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी? अगेन काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। देखो अगर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो क्लियर सा बात है, डेल यू पूछा गया है। मैं यहाँ से लिखता हूँ, देखो डेल यू इज इक्वल टू क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। और सब लोग जानते हैं यू का फॉर्मूला यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं, माइनस ये अर्थ का मास, ये बॉडी का मास, और नीचे क्या, दोनों के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। क्वेश्चन का मतलब एक फिगर भी ड्रॉ कर लिया जाए, जैसे मान लो ये हमारा अर्थ हो गया, ये इसका रेडियस हो गया आर, अर्थ का मास हम लोग चलो कैपिटल एम लिख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन में दिया था। क्वेश्चन में दिया तो नहीं है बट मैंने अज्यूम किया, मैं इसको चेंज कर लूँगा बाद में। इसका देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताओ बॉडी को इतने हाइट तक लेके जा रहे हैं, यहाँ तक। नाउ एज पर क्वेश्चन ये जो हाइट है ना, ये हाइट हमारा कितना है, अर्थ के रेडियस के बराबर ही है, ऐसा क्वेश्चन ही बोल रहा है। तो ऐसे केस पे देखो फाइनली अगर लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज़ करना, माइनस GMM, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखा जाए तो 2r हो गया, और इनिशियली देखा जाए तो माइनस GMM, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखा जाए तो शुरू में सरफेस पे था, यानी r लिख सकते हैं। थोड़ा अगर सिंप्लीफाई इसको करेंगे, माइनस माइनस प्लस, यानी लिखा जा सकता है प्लस GMM बाई क्या 2r लिख सकते हैं, ये रिजल्ट आता। ये आंसर होना चाहिए था, बट अगर ऐसा आंसर नहीं दिया, जी के फॉर्म में दिया स्मॉल जी, तो सब लोग जानते हैं स्मॉल जी क्या होता है, GM बाई R स्क्वायर होता है। यहाँ से GM का वैल्यू उठा के सब्सटीट्यूट कर लेना, या GMR भी पुट कर सकते हो, मैं GM का पुट कर लेता हूँ, या फिर GM बाई R का वैल्यू लिख सकते हैं, बताओ क्या, GR लिख सकते हैं, GR। तो ये जो GM बाई R है ना, इस GM बाई R का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, GR लिख सकते हैं। तो ये GR सब्सटीट्यूट किया जाए, यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस GRM, और नीचे हमारा बस 2 रह गया। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए था, ऐसा ऑप्शन है, प्लस mgr/2। हाँ ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर 11 था हमारा। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 देखोगे मेरे ख्याल से कोलिजन का क्वेश्चन है, देख के ही समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारा सरफेस हो गया, ग्राउंड हो गया, और ये जो बॉडी है इसका दोनों कंपोनेंट दे रखा था। ये जाके हिट करेगा बॉल को, जैसे मान लो ऐसे फेंके तो ये बाउंस बैक होके ऐसे चला गया, ये क्वेश्चन में दिखा रखा है, ऐसे चला गया। ओके, इसको ठीक से ड्रॉ किया जाए। तो बॉल आ रहा था हमारा ऐसे कुछ, आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड बाउंस बैक होके ऐसे चला गया, जैसे होता नहीं है इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कुछ वैसा ही है कुछ। लेकिन हाँ यहाँ पे सिंस परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है, पार्शियल इलास्टिक कोलिजन है, तो यहाँ पे समझना पड़ेगा हम लोग को। जैसे देखो जो भी गिवन है लिख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट हमारा दिया था 2, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट हमारा दे रखा है सर 4 दिया ना, 4 मैं लिख लेता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट दिया है 4 दिया था। वैसे केस में जब बॉल हमारा हिट करके बाउंस बैक करेगा, ये u था हमारा, तो फाइनल वेलोसिटी को v एज्यूम किया गया, और इसका भी अगर कंपोनेंट्स देखें यहाँ पे ये वाला और ये वाला, ठीक कंपोनेंट्स ही पूछा गया क्या होगा, ये वाला vx और ये वाला vy का वैल्यू होगा क्या है। ऐसा तो क्वेश्चन बड़ा ईजी है, तुरंत कर सकते हो, बट फिर भी मैं थोड़ा टाइम लेके ठीक से बताता हूँ, अच्छे से सुनना। सबसे पहले देखो समझना ये है, जैसे ही बॉल हमारा ग्राउंड के कांटेक्ट में आएगा, ग्राउंड बॉल पे एक फोर्स लगाएगा, ग्राउंड क्या करेगा, बॉल पे एक फोर्स लगाएगा। और सब लोग जानते हो ये जो ग्राउंड है बॉल पे कैसे फोर्स लगाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन है ना, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगने वाले हैं, बिकॉज इसका 2 कंपोनेंट है। इस बॉल का कोलिजन किस कंपोनेंट की वजह से होगा, इसकी वजह से ये जाके हिट करेगा, इसकी वजह से कभी कोलिजन होना नहीं है ग्राउंड से, इसकी वजह से ये जाके हिट किया, तो हिट करके बताओ बाउंस बैक करेगा, और कोलिजन का इफेक्ट इसी डायरेक्शन में दिखेगा, बिकॉज इसी डायरेक्शन में बताओ सरफेस इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा या फोर्स लगाएगा, तो बॉल पे फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा, तो इसी डायरेक्शन में बॉल का मोमेंटम चेंज होगा। और बात करें इस वाले डायरेक्शन, तो इस वाले डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में बॉल का मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो सिंस एक्स वाले डायरेक्शन में बॉल का मोमेंटम चेंज नहीं होगा, ये समझ पा रहे हो, फ्लोर बॉल पे कौन सा रिएक्शन लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन ही लगाएगा। तो लोग समझ पा रहे हैं हमारे बॉल पे एक्स वाले डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं काम किया, तो एक्स वाले डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो ये कंपोनेंट क्या रहेगा, एज इट इज रह जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड ही रह जाएगा। हाँ, वाई डायरेक्शन वाला चेंज होगा, तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन लगा, इसकी वजह से बॉल का वेलोसिटी चेंज होगा। और ये कैसे निकाल सकते हो, तो वही पुराना टेक्निक, जस्ट बिफोर हिटिंग कितनी स्पीड से हिट किया 4, और इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना दिया, हाफ दिया,
तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर वो कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 ये यूज़ करेंगे। और ये ध्यान रखना ये हम लोग कौन से डायरेक्शन में डिस्कस कर रहे हैं, अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन या अलॉन्ग वाई एक्सिस। एज पर क्वेश्चन ये हाफ दिया था। कोलिजन के लिए दो बॉडी होना चाहिए। चलो फर्स्ट बॉडी हम लोग बॉल को ही मान लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट बॉडी है, और जो ग्राउंड है उसको मान लेना सेकेंड बॉडी। ग्राउंड हमारा हो गया क्या, सेकेंड बॉडी हो गया ना। वो ऐसे किस में सेकेंड बॉडी हमारा इनिशियली भी रेस्ट में था, ग्राउंड इनिशियली भी रेस्ट फाइनली भी रेस्ट में ही रहेगा, ऐसे लिखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हाफ। अब देखो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड बॉल का वेलोसिटी कितना था, 4 था, और सिंस नीचे आ रहा है इसलिए डायरेक्शन का भी ध्यान रखा जाए तो -4 लिख सकते हैं। वेट, इसको नीचे लिखना था, पहले मैं इनिशियल लिखना चाहता हूँ। इनिशियल वाला कितना लिख सकते हैं, -4, एंड जस्ट आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, ये निकालना है आप लोगों को। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखा था तो v2 कितना आ गया, तो चलो मैं यही लिख देता हूँ, ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करता हूँ। v2 यहाँ से निकल के आ रहा है हमारा कितना, 2 मीटर पर सेकेंड निकल के आ रहा है। तो ये y कंपोनेंट मिला वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है। तो इस तरीके से नेट वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। और वेलोसिटी का दोनों कंपोनेंट अगर हमारे पास है तो मेरे ख्याल से आंसर कौन सा होना चाहिए, यही पूछा था ना, Vx और Vy पूछा था जस्ट आफ्टर कोलिजन, तो मेरे ख्याल से दोनों सेम होगा। ऑप्शन सी राइट होना चाहिए इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी। मैं एक बार और रिपीट करना चाहूँगा क्लैरिटी के लिए। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, बॉल ने जैसे ही ग्राउंड को जाकर हिट किया तो ग्राउंड ने बॉल पे कौन सा रिएक्शन लगाया, नॉर्मल रिएक्शन। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा और उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगा। तो वेलोसिटी का बस वाई कंपोनेंट ही चेंज होगा, जो कि हमने इस कॉन्सेप्ट से निकाल लिया, वाई कंपोनेंट ये मिला। लेकिन जो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है वो बिल्कुल नहीं चेंज होगा, बिकॉज पैरेलल टू द प्लेन यहाँ पे कोई फोर्स लग नहीं रहा है, सरफेस वगैरह स्मूथ है ना, कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो इसलिए वो चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा। होपफुली क्लियर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में क्या, एक प्लैनेट है जिसका डेंसिटी डबल है अर्थ से और उसका रेडियस क्या, हाफ है। ग्रेविटेशनल फील्ड उसके सरफेस पे कितना होगा ये पूछा जा रहा है। विल प्रोड्यूस अ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन इट्स सरफेस। तो ऐसे तो समझते हो सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होता है, वैल्यू सेम ही होता है, बिकॉज हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जानते हैं क्या होता है, gm/r², और सरफेस से फील्ड का भी बस मैं मैग्नीट्यूड ही लिखता हूँ, gm/r²। दोनों का डायरेक्शन भी सेम ही होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम ही है। तो वैसे केस में अगर बात करें इसका फील्ड का, तो अगर ये फॉर्मूला मैं यूज़ करता हूँ gm/r², शायद इससे काम चलेगा नहीं बिकॉज डेंसिटी वगैरह दे रखा है। तो क्लियर सा बात है, मास को लिखा जा सकता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। लिख दो डेंसिटी, और सब कुछ तो स्पेरिकल शेप का ही होता है, 4/3 πr³, और नीचे पहले से क्या प्रेजेंट है, r²। यहाँ से r² और क्यूब कैंसिल हो जाएगा। देखा जाए तो ये बाकी सब कुछ तो कांस्टेंट है, ये डिपेंड कर रहा है हमारा किस पे, रो और r पे ऐसे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, बाकी सब तो कांस्टेंट ही है, देख लो। एज पर क्वेश्चन डेंसिटी क्या है, डबल है, मैंने पढ़ा था डेंसिटी क्या है, डबल है, बट बताओ रेडियस क्या है, हाफ है। तो डेंसिटी डबल और रेडियस हाफ करने से इस पर क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा, फील्ड भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर ही होगा। नहीं, ऑप्शन ए राइट होना चाहिए इसका, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 13 था, देख लेना, होपफुली क्लियर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पर। 14 में सर्टेन हाइट अबव द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड हमारा दे रखा था g/4। मिनिमम स्पीड शुड बी गिवन हेयर टू अ पार्टिकल सो दैट इट स्टार्ट्स रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ अराउंड द अर्थ। ओके, मतलब सैटेलाइट वाला ही केस है, बट सर्टेन हाइट से इसको प्रोजेक्ट करना है। तो ये मान लो अर्थ का रेडियस r, अर्थ हो गया, और एज पर क्वेश्चन बताओ एक ऐसे हाइट पे है जहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, g/4 है। मान लेते हैं बॉडी कहीं यहाँ पे था, और ये हाइट वगैरह निकाला तो जा सकता है, भी निकाला जा सकता है, कोई बड़ा टास्क नहीं है, बिकॉज हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जानते हैं। जैसे जैसे हाइट ऊपर जाते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होता है, वही दे रखा है। तो हाइट के साथ वेरिएशन कैसे होता है, g' स्टैंडर्ड फार्मूला r/r+h का क्या, होल स्क्वायर, और इंटू क्या, g लिख सकते हैं। ओके, यहाँ देखा जाए तो क्या हमारा ये g/4 हो गया, दिस इज इक्वल टू r/r+h, इसका होल स्क्वायर इंटू g, ये g और g कैंसिल हो गया, स्क्वायर हटेगा 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 दिस इज इक्वल टू r/r+h। यहाँ से देखा जाए तो 2r दिस इज इक्वल टू व्हाट, r+h। सो काफ़ी इजीली आ गया, h इज इक्वल टू r आ गया। हाइट हमारा रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ही है, ठीक है, मेल्ट हो गया ये। अब अगर यहाँ से हम लोग चाहते हैं इसको कितना वेलोसिटी दे, सो दैट ये सर्कुलर पाथ में घूमना स्टार्ट कर दे, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी देना पड़ेगा, तो ये घूमना स्टार्ट कर देगा ऐसे। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी का बात करें तो सैटेलाइट के केस में डायरेक्ट भी जानते हो, तो लिख लेना डायरेक्टली, और क्या, gm/ क्या होता है, r होता है। चलो, तो gm, r का बात करें तो ऑर्बिटल रेडियस
तो ऑर्बिटल रेडियस यानी बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा आर, और ये भी आर ही निकला यानी 2r होना चाहिए, 2r ऐसा कुछ आना चाहिए। एंड अगेन सेम काम किया है, जी के फॉर्म में लिखा है, स्मॉल जी के फॉर्म में लिखा है। तो हम लोग जानते हैं जी को क्या लिखा जा सकता है, जी इज़ वॉट gm/r²। सो अगर मैं gm का वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँ या gmr का ही वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँ तो इट विल बी gr, है ना, gr और बाई 2 ऐसा आना चाहिए। ऑप्शन सी राइट होगा इसका। तो फुली क्लियर है, हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए। देख लेना, अगेन इजी क्वेश्चन था, देख लो सब लोग अच्छे, सैटेलाइट वाला कॉन्सेप्ट लग गया। 15 स्प्रिंग का क्वेश्चन है, लेंथ L1 L2 दिया था, जब फोर्सेस से ये काम कर रहे हैं, वर्क डन नीडेड टू इंक्रीज द लेंथ स्प्रिंग लेंथ फ्रॉम L1 टू L2। स्प्रिंग का लेंथ चेंज हो रहा है, ऑब्वियसली जानते हो जैसे जैसे फोर्स लगाते हैं स्प्रिंग का लेंथ क्या होता है, बदल जाता है। तो यहाँ पर स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ नहीं पता है, हम लोग को ध्यान दो, नहीं पता है, इलोंगेटेड लेंथ दिया है। तो सपोज नेचुरल लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग बी एल मान लेते हैं, नेचुरल लेंथ कितना हमारा L है, ठीक है। अब इसके बाद समझ लेना नेचुरल लेंथ का मतलब ये हो गया ना, ये जैसे ये स्प्रिंग हो गया, तो ये इसका नेचुरल लेंथ यानी ना ही कंप्रेस्ड ना ही इलोंगेटेड, ये इसका नेचुरल लेंथ L दिया था। पकड़ के खींचेंगे, फोर्स लगा रहे तो लेंथ इसका बढ़ के L1 हो गया, फिर लेंथ बढ़ के इसका क्या सेकंड केस में L2 हो गया। नाउ सब लोग जानते हो स्प्रिंग फोर्स F इक्वल टू क्या होता है, अगर मैं मैग्नीट्यूड ही सिंपली लिखूँ तो kx होता है, सिंपली मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है स्प्रिंग फोर्स का। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। ऑब्वियसली अप्लाइड फोर्स स्प्रिंग फोर्स को कैंसिल आउट करेगा, तो स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में लगाएंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो लिख सकते हैं जब फोर्स हमने F1 अप्लाई किया था तो स्प्रिंग कांस्टेंट K, और इलोंगेशन का बात करें तो इलोंगेटेड लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ, ये हमारा इलोंगेशन होगा। वो फुली क्लियर होगा, नहीं तो मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ अगर डाउट है तो। इलोंगेटेड लेंथ माइनस क्या, नेचुरल लेंथ, बिकॉज फोर्स लगाने से स्प्रिंग थोड़ा सा क्या होगा, मान लो इसे इनको पकड़ लिया आपने, यहाँ पे होल्ड किया था, ऐसे ध्यान देता, अब इस वाले को पकड़ के खींचेंगे तो इलोंगेट होगा, तो लेंथ अब L1 हो गया, तो इलोंगेशन क्या होगा, L1 माइनस L। सेकेंड केस में आते हैं F2, तो इस समय न्यू लेंथ हमारा क्या हो गया है L2, ये हमारा इलोंगेशन का रोल प्ले करेगा, L2 माइनस L लिख सकते हैं ऐसे, ओके। तो ये मान लेना ऐसे ही फर्स्ट इक्वेशन, और ये मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन, ये हमारा काम आ सकता है। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या गया कि कितना वर्क करना पड़ेगा इसका लेंथ इंक्रीज करने में L1 से L2। तो स्प्रिंग फोर्स एक कॉन्जर्वेटिव फोर्स होता है, एंड वर्क डन अगेंस्ट कॉन्जर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन व्हाट, इंटरनल एनर्जी, सॉरी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, U फाइनल माइनस U इनिशियल लिख सकते हैं। स्प्रिंग फोर्स जानते हो अच्छे से, हाफ kx² होता है, तो हाफ k अगर मैं कॉमन ले लूँ तो x फाइनल स्क्वायर माइनस लिखा जा सकता है x इनिशियल का क्या, स्क्वायर, और यहाँ से लिखा जाए और अच्छे से लिखने का मन है तो हाफ k में रहने देता हूँ। x फाइनल का बात करें तो ये फाइनल इलोंगेशन है, ये लिखा जा सकता है कि F1 स्क्वायर अपॉन क्या, x1 स्क्वायर। सिमिलरली सॉरी, ये तो हमारा फाइनल ये वाला है ना, नीचे वाला है, तो नीचे वाले का यूज़ करना चाहिए था। फाइनल नीचे वाला है तो सेम काम करेंगे, F2 स्क्वायर अपॉन क्या, K2 स्क्वायर, है ना। चलो F2 स्क्वायर अपॉन K स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देते हैं क्या, F1 स्क्वायर अपॉन क्या, K स्क्वायर, ऐसा लिख लेते हैं। तो ऐसा कुछ रिजल्ट निकल के आ रहे हैं, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, बट मुझे नेक्स्ट पेज में थोड़ा जाना पड़ेगा। K लेके कैंसिल कर सकते हो, और रिजल्ट जो आ रहे हैं नज़र डाल लो, मैं इसको नेक्स्ट पेज में ले जा रहा हूँ। तो जो वर्क डन आ रहा था हमारा, ये आ रहा है हमारा हाफ, K हमारा बाहर आ जाएगा, और एक K कैंसिल होने के बाद एक K नीचे रहेगा हमारा, ठीक है। तो वही K मैं लिख रहा हूँ, और यहाँ पे लिख सकते हैं F2 स्क्वायर माइनस क्या, F1 स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। नेक्स्ट इसी फॉर्म में आंसर होना चाहिए था, बट अगर नहीं दिया है तो थोड़ा सा और मॉडिफाई करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो, जो दो इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखा था, K सिंस आंसर में नहीं है, K क्वेश्चन में नहीं दिया था, K हम लोग को यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा। दोनों इक्वेशन से K निकालना है तो बेटर है सब्सट्रैक्ट कर लो, L भी हमारा अजम्पशन एलिमिनेट हो जाएगा। अगर मान लो करते हैं 2 - 1, मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ कि डिफरेंस ऐसा ही मिला है यहाँ भी, तो 2 - 1 हम लोग करेंगे तो लिख सकते हैं F2 माइनस F1, और अगर यहाँ से K कॉमन लिया जाए तो लिखा जा सकता है L2 माइनस L1। तो ये जो डाटा है ना, यहाँ से देखो K का वैल्यू मिला हम लोग को, ये K का वैल्यू उठा के इधर सब्सटीट्यूट कर लेना। तो चलो 1/2, और यहाँ लिखना चाहिए मुझे F2 माइनस F1, और ऊपर आ जाएगा क्या, L2 माइनस L1, ठीक है। और एच वाले साइड में चलते हैं, तो ये जाना पहचाना ही लग रहा होगा, लिख ही देते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A प्लस B और A माइनस B। यहाँ से देखो कैंसिल हो रहा है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, आंसर ये आना चाहिए, नहीं ऐसा होना चाहिए ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन है। तो हाँ, एक ऑप्शन ज़रूर है, तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए होना चाहिए, ऑप्शन ए करेक्ट। L2 माइनस L1 F1 प्लस F2/2, तो देख लो वो फुली क्लियर होगा। 16 पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहे हैं और मूव कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन पे ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स।
तो पूछा जा रहा है फोर्स हमारा टाइम के एक साथ कैसे रिलेटेड होगा। तो देखो पावर वगैरह दिया है, फोर्स में रिलेशन पूछा जा रहा है। सिंस पार्टिकल रेस्ट में था, वेलोसिटी वेरिएबल है, तो इसलिए बेटर है ऐसे लिख लेते हैं। पावर क्या होता है, वर्क बाई टाइम होता है। वर्क क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, के फाइनल माइनस के इनिशियल बाई टाइम। यहाँ से इनिशियली रेस्ट में था इसलिए हटा सकते हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऐसे ही लिख लेते हैं, हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर बाई क्या टी। तो यहाँ से देखो मिल गया हमारा हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी, या लिख सकते हैं वी, चलो वी स्क्वायर ही लिख देते हैं, 2pt बाई क्या एम। या फिर वी भी निकालना तो वी भी निकाल सकते हैं, रूट ओवर क्या हो जाएगा 2p बाई क्या एम, एंड रूट टी को साइड में मैं जानबूझ के लिखता हूँ ऐसे। ओके, तो ऐसा कुछ रिलेशन आ गया। इस तरह से वेलोसिटी टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है ये तो पता चल गया, लेकिन पूछा जा रहा है फोर्स टाइम पे कैसे डिपेंड करेगा। तो ईजी है ना, बिकॉज फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है कि नहीं। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है, तो एक्सेलरेशन निकालेंगे तो काम बन जाएगा, है ना। तो अगर मान लो एक बार इसको बस डिफ्रेंशिएट ही तो करना है, एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं, dv बाई dt लिख सकते हैं। तो ये वाला पार्ट मैं एज इट इज ही छोड़ देता हूँ, कांस्टेंट है, रूट ओवर क्या 2p बाई क्या m। और इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो माइनस हाफ सामने आएगा, सॉरी हाफ सामने आएगा, और t टू द पावर क्या हो जाएगा हाफ, यानी क्या लिख सकते हैं 1 बाई रूट टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए हमारा मिल गया एक्सेलरेशन, और ये उठा के सब्स्टिट्यूट करें। मेरे ख्याल से बस रिलेशन ही तो पूछ रहा है ना, तो कांस्टेंट वाला पार्ट सारा इग्नोर करते हैं। तो एक्सेलरेशन का टाइम के साथ ऐसा रिलेशन, और फोर्स का टाइम के साथ ऐसा ही रिलेशन होगा, रूट टी वाला। ये ऑप्शन राइट होना चाहिए। तो रूट टी का इन्वर्स रिलेशन मेरे ख्याल से ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होना चाहिए। देख लेना, मिला लेना। क्लियर है। 17 देखते हैं क्या दिया। 17 में मेरे ख्याल से हॉरिजॉन्टल पाइप है, रेडियस वगैरह दे रखा था, लेंथ भी दे रखा था, और सेम विस्कस फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है एट द सेम प्रेशर डिफरेंस इन बोथ द पाइप्स। तो पूछा जा रहा है फ्लो रेट्स आर इन द रेशियो, फ्लो रेट्स हमारा किस रेशियो में होगा। तो रेट ऑफ फ्लो पॉइजन्स फार्मूला का क्वेश्चन है ये। तो अगर मान लो रेट ऑफ फ्लो का बात करते हैं, रेट ऑफ फ्लो थ्रू अ पाइप ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, तो फार्मूला क्या होता था, Q वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, दिस इज इक्वल टू, आई थिंक ये π/8 था शायद, π/8। फिर यहाँ लिखते थे हम लोग प्रेशर डिफरेंस P2 माइनस P1 R टू द पावर 4 और ईटा L। क्लियर है। तो ये रिलेशन मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए, और ये जानते हैं तो मेरे ख्याल से काम हो जाएगा। और रेट ऑफ फ्लो ही दोनों केस में उनका रेशियो पूछा गया है, तो Q1/Q2 का रेशियो पूछा गया है, Q1/Q2। नाउ एज पर क्वेश्चन दोनों में लिक्विड क्या फ्लो हो रहा है, सेम ना, सेम विस्कस लिक्विड है, विस्कोसिटी सेम है, π/8 सबके लिए कांस्टेंट, प्रेशर डिफरेंस भी सेम ही दिया था। तो ऐसा रिलेशन आ गया, तो मैं लिख सकता हूँ R के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए R1/R2 पे पावर क्या 4, और L के साथ इन्वर्स रिलेशन है, इसलिए L1/L2 ऐसे लिख सकते हैं। ओके, R1/R2 का बात करें तो रेडियस का रेशियो शुरू में दिया था 1/2, तो 1/2 टू द पावर 4 लिखा जा सकते हैं। और लेंथ का रेशियो, तो लेंथ का रेशियो इन्वर्स है, यहाँ पे 1/2 1:2 दिया है, तो यहाँ 2:1 यानी 2 लिखना पड़ेगा सिंपली। 1 2 कैंसिल होगा, स्टिल यहाँ पे रह जाएगा 1/8, यानी 1:8 राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन सी होता है इसका। होपफुली क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर 17 था, देख लेना, क्वेश्चन नंबर 17 का सी होगा ऑप्शन। मूव करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। 18, तो 18 देखो यूट्यूब को वर्टिकली हेल्ड कर रहे हैं, और इसमें मरकरी है, फिर बाद में क्या डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं इसमें। तो पानी डाल रहे हैं किसी एक लिम्ब में, सच दैट एट इक्विलिब्रियम लेंथ ऑफ वाटर इनसाइड द लिम्ब इज इतना, तो राइज ऑफ द मरकरी लेवल इन द अदर लिम्ब कितना राइज करेगा। तो ये आई थिंक इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन किए होगे। किसी भी लिक्विड का ऑयल वेयर का डेंसिटी निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट यूज़ करते हैं, समझ लेते हैं एक बार क्वेश्चन है कैसा। तो क्वेश्चन की क्लैरिटी के लिए मैं पहले ऐसे यूट्यूब जैसा ड्रॉ कर लेता हूँ, चेक करना। चलो ठीक है, पर ऐसा शुरू में मान लो मरकरी था, तो मरकरी को चलो मैं किसी और कलर से ऐसे ही दिखा देता हूँ। शुरू में से मरकरी फिल था पूरा, ये ऐसे ही देख लेना, यहाँ देखो। तो चलो मान लेना शुरू में पूरा का पूरा ये मरकरी फिल था ऐसे कुछ, ठीक है। ओके, तो ये हमारा मरकरी है जिसका डेंसिटी दे रखा है। डेंसिटी ऑफ मरकरी कितना दिया है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलो ठीक है, सीसी मतलब ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इसके बाद क्या करें, सर पानी डाल रहे हैं, तो पानी अगर डालेंगे तो क्या होगा। पानी डालने के बाद का सिचुएशन मैं आप बगल में ही ड्रॉ करना चाहता हूँ, इसको हटा देते हैं। ये मरकरी है, बस ध्यान में रखना है, इसको हटा ही दिया जाए। फिर से देखा जाए पानी डालने के बाद का सिचुएशन क्या होगा। तो चलो फिर से वही सेम यूट्यूब ड्रॉ कर लिया जाए, और पानी डालने के बाद का सिचुएशन। तो जैसे जैसे पानी डालेंगे पानी का डेंसिटी काफ़ी कम होगा, इससे 1 होता है इसका, कहाँ 13.6। तो ऐसे केस में होगा क्या ना, यहाँ चेक करना, मैं ब्लू कलर ऐसे यूज़ कर लेता हूँ इसके लिए थोड़े टाइम के लिए। मान लो ये मैंने पानी फिल किया, तो मान लो यहाँ तक पानी फिल किया था, तो इस तरीके से होगा क्या, बाकी यहाँ से मरकरी होगा, बाकी यहाँ से मरकरी होना चाहिए पहले की तरह। चलो तो मरकरी यहाँ पे फिल करके ऐसे ही दिखा देते हैं।
तो ऑब्वियसली यहाँ पे ड्रॉप हुआ ना, यहाँ थोड़ा ड्रॉप हुआ, मरकरी लेवल थोड़ा यहाँ पे नीचे गया, सब लोग देख पा रहे हो मरकरी लेवल यहाँ पे थोड़ा सा नीचे गया, कितना नीचे गया मान लेते हैं x। तो जितना यहाँ नीचे जाएगा अदर साइड उतना ही राइज होगा, उतना ही राइज होगा। तो मेरे ख्याल से पहले से यहाँ तक था मरकरी हमारा, पहले से यहाँ तक था और थोड़ा राइज होगा उतना ही। तो ये जो राइज हम लोग देखेंगे ऐसे देख सकते हैं, ये x ये वाला और ये वाला भी क्या x, ऐसा कुछ होगा। आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्या, वही हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स या प्रेशर पैराडॉक्स का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो समझ जानते हो सेम कंटेनर हो और लिक्विड भी सेम हो और हाइट भी सेम हो, तो मेरे ख्याल से दोनों पॉइंट का प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। तो ऐसे केस में अगर इसको मैं मान लूँ थोड़े टाइम के लिए पॉइंट नंबर 1 ये वाला और इसको मान लेते हैं पॉइंट नंबर 2, तो दोनों पॉइंट का प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है इजिली P1 इज इक्वल टू व्हाट, P2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट ऐसे केस में करेंगे कि अगर मान लो P1 का प्रेशर निकाला है, देखो भूलना नहीं यहाँ से तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर ही रहा है और वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो क्या लिखना चाहिए मुझे, PATM प्लस क्या लिखना पड़ेगा, रो, यहाँ पानी है ना, G और H। ये हाइट आई थिंक दे रखा था पानी का, कितना दिया था, ये हाइट वाटर वाला दे रखा था। तो वाटर वाला हाइट हम लोग देख पा रहे हैं वहाँ बगल में, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे अच्छे से। वाटर वाला जो हाइट दिया है कितना दिया है, 27.2 दिया है सेंटीमीटर में। चलो तो रो G H W लिखना पड़ेगा यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू। इस साइड में देखेंगे तो यहाँ भी देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो यहाँ काम कर ही रहा होगा, ऐसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो काम कर ही रहा होगा। नाउ इस पॉइंट का अगर मान लो प्रेशर निकालना है तो फिर से PATM प्लस लिखना पड़ेगा रो G H, लेकिन यहाँ पे क्या मरकरी है तो मरकरी के लिए HG में लिख देता हूँ इंटू G और इंटू हाइट ऑफ जो भी मरकरी कॉलम होगा इस साइड में वो लिखना पड़ेगा। लिखते हैं PATM कैंसिल हो गया, फिर अगर इक्वेशन रिड्यूस हो गया तो G और G भी कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से देखा जाए वाटर का डेंसिटी हम लोग जानते हैं, वाटर देखो निकालना क्या है, x निकालना टारगेट है, तो बेटर है वाटर का डेंसिटी कितना जानते हैं 1 और हाइट ऑफ वाटर कितना दिया है 27.2 सेंटीमीटर में रहने दो चलेगा। मरकरी का कितना दिया है 13.6 दिया था और हाइट देखा जाए तो हाइट हमारा है कितना 2x, ये 2x लिखा जा सकता है। इस तरीके से देखा जाए तो काफ़ी ईजिली हमारा मिल गया। ये मल्टीप्लाई करोगे 6 2 12 मेरे ख्याल से सेम ही आ रहा है, x यहाँ से कितना निकल के आ रहा है 1 सेंटीमीटर निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इतना ही फॉल होगा और इतना ही दूसरे कॉलम में क्या होगा, राइज होगा। आई थिंक क्लियर है। तो इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। देख लेना कुछ लोग जल्दी में इसका मे बी पूरा हिट जोड़ के 2 भी लिख सकते हैं, 2 नहीं होगा 1 होगा, बिकॉज पूछा क्या है राइज ऑफ मरकरी लेवल इन द अदर लिम्ब। तो पहले तो दोनों बैलेंस था, जैसे देखो ये वाला x तो यहाँ भी क्या होगा ये वाला x, ये मैंने दिखाने का कोशिश किया यहाँ पे, बट अब जब ये x नीचे आएगा तो यहाँ पे x राइज होगा, तो x इज द राइज, सो 1 सेंटीमीटर मस्ट बी द राइट आंसर। आई थिंक क्लियर है। मूव करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, अगर क्लियर है तो 19 तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट कर सकते हो ऑल ऑफ दीज, बिकॉज SHM तो होगा ही होगा, है ना। फ्रिक्शनलेस एंड बॉटमलेस टनल डग अलॉन्ग द डायमीटर ऑफ द अर्थ, और इसमें अगर बॉल ड्रॉप करते हैं तो बॉल SHM करता है, सब लोग जानते हो। SHM एक पीरियोडिक मोशन भी है, ऑसिलेटरी भी, तो इसलिए ऑल ऑफ दीज राइट आंसर होना चाहिए इसका, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर भी अगर समझना है तो हाँ देख लो, ये मान लो मैंने अर्थ बना लिया और अर्थ के डायमीटर के अलॉन्ग एक टनल ऐसे बना लेते हैं, क्लियर सा बात है, टनल बना लेते हैं, और इसमें अगर कोई बॉल वगैरह ड्रॉप करेंगे, ध्यान देना सरफेस नहीं ड्रॉप करें, हाइट से ड्रॉप करते हैं तो नहीं होता ना, वो SHM नहीं होता है, सरफेस से ड्रॉप करेंगे। तो मान लो बॉल कहीं भी रैंडम पोजीशन ले लेते हैं, मान लो बॉल यहाँ पे था m, ये हमारा अर्थ है जिसका मास हम लोग m मान लेते हैं, और नेक्स्ट इसके सेंटर से डिस्टेंस ये वाला हमेशा की तरह लिख लेते हैं x, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं रेडियस ऑफ अर्थ r। वैसे कि इसमें ऑब्वियसली बॉल जब यहाँ पे होगा तो बॉल पे एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, ऐसे अगर ये सेंटर की तरफ हमेशा जाना चाहिए, सेंटर से जब भी डिविएट करोगे अर्थ हमेशा सेंटर की तरफ खींचता है, ग्रेविटेशनल फील्ड टुवर्ड सेंटर होता है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जो कि रीस्टोरिंग फोर्स का रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ उनको, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लिख सकते हैं ME, अच्छे से लिखे, मान लो वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो मास और ये टुवर्ड सेंटर क्या लिख सकते हैं माइनस GM, इनसाइड द अर्थ कितना होता है GMX बाई के R³ लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, और यही हमारा रीस्टोरिंग फोर्स का रोल प्ले करेगा, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है सिंपली बताओ कि MA। ठीक है, और यहाँ से देखा जाए तो मास कैंसिल कर सकते हैं, वेक्टर का साइन चाहो तो यहाँ भी दे सकते हो। वैसे कि इसमें A इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस GM बाई R³ और इंटू x, और क्लियरली ये ब्रैकेट वाला टर्म कांस्टेंट है, और ये हमारा ऑबे कर रहा है SHM के इक्वेशन को, दैट इज़ व्हाट A इक्वल टू व्हाट माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो इसीलिए SHM तो होगा ही होगा, और अगर SHM हो रहा है तो मेरे ख्याल से पीरियोडिक मोशन भी है और क्या है ऑसिलेटरी मोशन, इसलिए ऑप्शन डी राइट है इसका। हो गया, मैंने ऐसे ही ड्रॉ भी कर दिया, चलो नीड नहीं था। मूव करते हैं आगे वाले क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर 20, पार्टिकल को रेस्ट में रख दिया इनसाइड अ हॉलो हेमिस्फीयर जिसका रेडियस आर दिया था। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वगैरह दे रखा था पार्टिकल और हेमिस्फीयर का। मैक्सिमम हाइट अप टू विच पार्टिकल कैन रिमेन स्टेशनरी, कितने हाइट तक पार्टिकल हमारा स्टेशनरी कंडीशन में रहेगा, ये पूछा गया। ठीक है, तो ऐसे केस में देखना, ये हमारा मान लो हेमिस्फीयर मैंने ड्रॉ कर लिया, क्लियर है। इसके बाद ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं ये। पर जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा ना इंक्लिनेशन बढ़ेगा ना, बिकॉज टेंजेंट ड्रॉ करके इंक्लिनेशन डिसाइड करेंगे, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ते जाएगा और यहाँ पे काफ़ी एक टाइम आएगा जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज के बराबर हो जाएगा, तो फिर बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे बस। तो मान लेते हैं बॉडी यहाँ तक चला गया। अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कैसे डिसाइड करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करके, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करके डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा 2। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे ऐसे ही सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, समझ लेना ये टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, ये टेंजेंट है। तो ऐसे केस में ये जो एंगल है हमारा, ये एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होना चाहिए। इसके बाद बॉडी और ज़्यादा इंक्लिनेशन को टॉलरेट नहीं स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। नाउ एंगल ऑफ रिपोज निकालना बड़ा आसान है, निकाल लेते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो सब लोग जानते हो tan थीटा इज इक्वल टू क्या, म्यू होता है। और म्यू का वैल्यू दिया कितना है हमारा, 1/√3 दिया है। तो थीटा हमारा मिल गया 30 डिग्री, ये हमारा हो गया एंगल ऑफ रिपोज। आराम से ये पूछा गया पार्टिकल कितने हाइट तक जा पाएगा, है ना। तो ये हमारा ग्राउंड है, समझ पा रहे हो, ये हमारा ग्राउंड है। और इस ग्राउंड के रेस्ट पार्टिकल मैक्सिमम कितने हाइट तक जा पाया, ये हाइट हमसे पूछा जा रहा है, ये वाला। ठीक है, ये एच मैक्स का रोल प्ले करेगा, यही एच मैक्स हमसे पूछा जा रहा है होगा कितना, कैसे निकलेगा। तो थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज़ करो, काम हो जाना चाहिए। अगर यहाँ से मैं कंस्ट्रक्शन कर लूँ छोटा सा, और यहाँ से एक और ऐसे कंस्ट्रक्शन कर लूँ, बताओ ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ऑब्वियसली टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होता है तो ये 90 - थीटा होगा, और वापस से ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। फिर ये तो समझ पा रहे हैं, दिस इज़ व्हाट रेडियस, ये पूरा हमारा क्या है, रेडियस है। और ये भी क्या है, रेडियस है, ये भी क्या है, पूरा रेडियस है। और हाइट निकालना है तो काफ़ी इजीली मिल जाएगा, बिकॉज अगर ये वाला डिस्टेंस का बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये आर, ये थीटा, ये क्या होगा, आर कॉस थीटा होगा। और ये पूरा कितना है, आर है। तो एच मैक्स का जो हम लोग ढूंढ रहे थे रिजल्ट, ये आ गया कितना बताओ, आर माइनस आर कॉस थीटा आ गया। और अगर ऐसा है ना, तो अगर यहाँ से मैं आर कॉमन ले लूँ तो 1 - कॉस थीटा, और थीटा डायरेक्टली अगर सब्सटीट्यूट कर ले कॉस 30, कॉस 30 होता कितना है बोलो, तो चलो cos 30 लिखा जा सकता है √3/2। ये राइट आंसर होना चाहिए क्वेश्चन का। इतना ज़्यादा हाइट तक जा पाएगा, है ऐसा ऑप्शन है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन बी राइट होगा। ये ईजी क्वेश्चन था, काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। मूव कर सकते हैं आगे। चलो, सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन फिर से मिला। सर्कुलर मोशन में स्पीड इस बार इंक्रीज हो रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस हो गया। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रखा था, टाइम 0 पे पार्टिकल रेस्ट में था, और रेडियस आर है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन पूछा गया। ओके, 21। तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन सुनते ही मेरे दिमाग में तो हिट करता है v²/r पूछा गया। फिर मैं थोड़ा ऑब्जर्व करूँगा तो मेरे ख्याल से यहाँ से दे रखा है r तो गिवन ही है, और क्या दे रखा है v। तो मेरे ख्याल से टेंजेंशियल, साफ साफ देख पा रहे हो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रखा है, तो हम लोग बता सकते हैं इजीली कि टी टाइम का पार्टिकल का स्पीड होगा कितना, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड तो हमारे पास है ही, तो टी टाइम का पार्टिकल का स्पीड होगा कितना, वो इजीली निकाला जा सकता है। चाहो तो ओमेगा के फॉर्म में लिख लो, v के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो बट मैं ओमेगा के फॉर्म में लिख देता हूँ, ω²r। ठीक है, v = ω/r। नाउ नेक्स्ट, जब भी कोई सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो फाइनल स्पीड देखो, ओमेगा चाहिए तभी काम बनेगा, और ओमेगा के लिए 80 गिवन है हमारा। तो जैसे होता था v = what, u + 80 होता था, सबको यार यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, ओमेगा = ω0 + α_t। यहाँ से इनिशियल स्पीड तो है नहीं, ओमेगा चाहिए था, अल्फा इज़ व्हाट, एंगुलर एक्सेलरेशन। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे रिलेटेड होता है, ये वाले रिलेशन से, α/r। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग लिख सकते हैं 80/r लिख सकते हैं, 80/r और इंटू व्हाट, t। ठीक है, 80/r और इंटू लिख सकते हैं t। 80 का वैल्यू कितना दिया था, 4 दिया था, स्टैंडर्ड यूनिट ही है, तो ये मिल गया हमारा 4t/r मिल गया रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और ये उठा के अगर सब्सटीट्यूट यहाँ पे कर लेते हैं तो 4 4 जा 16 t²/r², और पहले से यहाँ r प्रेजेंट है तो एक r हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, आंसर क्या आएगा 16t²/r। ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, देख लेना, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट होना चाहिए। ये 21 था। मूव करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, 22 SHM का क्वेश्चन है। बॉडी SHM कर रहा है, टाइम पीरियड दे रखा था 12 सेकेंड, टाइम पूछा जा रहा है कितना टाइम लगेगा बाय द बॉडी टू कवर हाफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से हाफ द एम्पलीट्यूड कवर करने में टाइम कितना लगेगा, ऐसे डायरेक्ट जानते हो तो डायरेक्ट लिख दो, बेगा से पता तो होना चाहिए। t/12 लगता है ना, तो t/12 टाइम कितना दिया है, 12 ही दिया है, 12/12 1 सेकेंड राइट आंसर हो गया। तो क्वेश्चन ऐसे ही हो गया, 1 सेकेंड राइट ऑप्शन होगा। तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, लेकिन स्टिल अगर चाहते हो मैं समझा दूँ थोड़ा और अच्छे से तो देख लो, थोड़ा देख लेते हैं। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। स्प्रिंग से मान लो ब्लॉक अटैच्ड है। नाउ एज पर क्वेश्चन दिस इज द मीन पोजीशन मान लेते हैं,
ये मान लेते हैं एक्सट्रीम पोजीशन मान लेते हैं, और ये वाला हमारा नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन चाहो तो लिख सकते हो। क्लियर? वैसे केस में हम लोग को एज पर क्वेश्चन हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पे जाना है ना, कवर हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, ये पूरा एम्पलीट्यूड है तो हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड यानी x इज इक्वल टू a/2 पे जाना है। कहाँ से जाना है? मीन पोजीशन से, x इज इक्वल टू 0 से जाना है। वैसे केस में अगर मैं यूज़ करूँ x इज इक्वल टू वॉट, a sin ओमेगा t, SHM का कंडीशन, चाहे इनिशियल फेज नहीं है, टाइम 0 पे बॉडी मीन पोजीशन पे ही था, तो यहाँ से यहाँ जाने का मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? a/2 हुआ। दिस इज इक्वल टू a sin ओमेगा लिख सकते हैं 2π/t इंटू टी। यहाँ से देखो a और a कैंसिल होगा, और ये समझ पा रहे हो क्या लिखा जा सकता है? हाफ है ना, तो sin 30 का मतलब π/6, यानी π/6 हमारा आ रहा है किसके बराबर? 2π/t इंटू वॉट? स्मॉल t। यहाँ से पाई और पाई कैंसिल हो जाते हैं, तो t कितना आ जाता है? t/12 आ जाता है। तो ये डायरेक्टली याद ही होता है जनरली लोगों को, अगर याद है तो डायरेक्टली कर सकते थे, मैंने यहाँ जैसे लिखा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी राइट होगा, ऑप्शन सी राइट होगा इसका। ये 22 था, देख लेना। मूव करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो मेरे ख्याल से डायटोमिक गैस है और एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, जहाँ वॉल्यूम 2% से इंक्रीज़ हुआ तो प्रेशर कितने से इंक्रीज़ होगा? प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन एडियाबैटिक का, तो 23। तो एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो एडियाबैटिक में सब लोग जानते हो प्रेशर वॉल्यूम ऐसे रिलेटेड होता है, Pv⁴ γ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब चेंजेस मेरे काफ़ी स्मॉल है, हम लोग चाहे तो एरर वाला भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं चेंज निकालने के लिए, बिकॉज चेंज इज स्मॉल लेस देन 5%, तो एरर वाला टेक्निक भी यूज़ किया जा सकता है। हम लोग चाहे तो उसको लिख सकते हैं P इज इक्वल टू वॉट, C V⁴ γ। नाउ एरर वाले टेक्निक से del P/P चेंज इन प्रेशर, दिस इज इक्वल टू वॉट लिख सकते हैं? कांस्टेंट तो छोड़ ही दो, माइनस गामा इंटू del V/V, जहाँ माइनस साइन ये बता रहा है कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, या वाइस वर्सा, है ना? प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। ओके, इसका देखो क्या दिया, वॉल्यूमेट्रिक चेंज दिया था, परसेंटेज फॉर्म में दिया, तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, चॉइस तुम्हारा है। 100 यहाँ भी कर लेना और 100 यहाँ भी कर लेना, ऐसे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, बट इससे एक बेनिफिट मिलने वाला है। बेनिफिट क्या मिलेगा? गामा कैसा गैस है हमारा, डायटोमिक गैस का गामा कितना होता है? 1.4 होता है, इंटू 7/5 यानी 1.4, और ये दिया हमारा 2% दिया था, तो आंसर कितना होगा? -2.8%। माइनस बता रहे कि अगर गैस एक्सपैंड होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, डिक्रीज तो लिखे दिया था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी। अगेन इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा बस लॉजिक लगाते तो हो जाता। तो मैंने क्लास में बोला है जब भी चेंज लेस देन 5% होता है एरर वाला टेक्निक यूज़ कर सकते हो टू फाइंड द चेंज, वही किया मैंने। 24 देखते हैं। 24 में देखा था डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मोल ऑफ फॉर अ गैस एट एन एवरेज कितना दिया है? 8 दिया था। अगर गैस परफॉर्म कर रहा है 100 जूल ऑफ वर्क व्हेन इट एक्सपैंड्स अंडर कांस्टेंट प्रेशर, तो पूछा जा रहा है अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस, गैस ने कितना हीट एब्जॉर्ब किया कांस्टेंट प्रेशर। तो देखो क्लियर सवाल है, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है आइसोबारिक प्रोसेस का केस है ये, आइसोबारिक। और ऐसे मैंने क्लास में डायरेक्टली सिखाया, आइसोबारिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर जब भी निकालना है निकाल सकते हो फर्स्ट लॉ से, या जानते तो चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होते हैं, तो हीट ट्रांसफर लिख सकते हैं बताओ कि NCP del T लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं ऐसा। नेक्स्ट N, यहाँ देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रखा था, मैंने देखा एवरेज डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना दिया? 8 दिया है, तो CP का वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में जानते तो है, वो क्या होता है? F/2 + 1 और इंटू R। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से हम लोग डाटा यही यूज़ कर लेते हैं। 8/2 + 1 इंटू R, ये कितना आ गया हमारा? 5R। तो ये 5R यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया जा सकता है, ये 5R हो गया, और इंटू चेंज इन टेम्परेचर T2 - T1, ऐसे होना तो चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें ये सारा डाटा तो पता है नहीं, तो क्या किया जाए? कुछ तो गिवन है, वर्क कितना हो रहा है? 100 जूल हो रहा है, वर्क कितना हो रहा है? 100 जूल हो रहा है, और वर्क अगर 100 जूल हो रहा है तो आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन हम लोग जानते हैं निकालना। वर्क डन को लिखा जा सकता है P इंटू वॉट, V2 - V1 लिख सकते हैं, या फिर चाहे तो लिख सकते हैं NR आइडियलियस इक्वेशन यूज़ करके T2 - T1 भी तो लिख सकते हैं। और लॉजिकली दिया कितना है? गैस एक्सपैंड हो रहा है ना, तो पॉजिटिव वर्क कितना? 100, तो ये वैल्यू हमारे पास पूरा आ गया डायरेक्टली, NR T2 - T1 का वैल्यू पूरा आ गया। 5 छोड़ दे तो बाकी पूरे का वैल्यू है हमारे पास 100। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? 500 जूल होना चाहिए, ये राइट आंसर होना चाहिए, देख लेना। एक ऑप्शन है ऐसा, ऑप्शन ए राइट होता है इस क्वेश्चन का, 24 का ऑप्शन ए राइट होता है, देख लेना। मूव कर सकते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है। 25 में बोला है कि ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 दिया था, प्रोजेक्ट कर रहे हैं ग्राउंड से इतने स्पीड से इतने एंगल पे हॉरिजॉन्टल से, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट 1 सेकंड आफ्टर द प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन है, पता है ये सेकंड्स में क्वेश्चन कर सकते हो, स्टिल मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये हमने प्रोजेक्शन स्पीड दे रखा था 40 दिया था, प्रोजेक्शन एंगल भी दे रखा था 60 दिया था। ऐसे केस में इसका ट्रैजेक्टरी ऐसा होगा, यहाँ जाके गिरने वाला है। बॉल का मास पहले दिया था 10 kg,
तो तुम एक काम कर सकते हो, 1 सेकेंड आफ्टर प्रोजेक्शन बॉल कहाँ पे है उसका फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो, फिर निकाल सकते हो चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हो, तब जाके रेट इन चेंज इन मोमेंटम निकलेगा। बट उतना करने का क्या नीड है, सब लोग अच्छे से जानते हो न्यूटन का सेकेंड लॉ यही सिखाता है कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और यहाँ हमने एक बार बॉडी को प्रोजेक्ट कर दिया तो जब तक वो मोशन में है ड्यूरिंग एयर, व्हाट इज द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, दैट इज द ग्रेविटेशन फोर्स। तो बस ग्रेविटेशन फोर्स ही काम कर रहा है, वही बॉडी का मोमेंटम चेंज करेगा। तो यहाँ बस ग्रेविटेशन फोर्स लिखेंगे और ग्रेविटेशन फोर्स सिंपली क्या लिखा जा सकता है, mg लिख सकते हैं। मास कितना दिया है, 10 दिया है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना जानते हो, ऐसे तो 10 ले सकते हैं बट यहाँ बोल रहे हैं 9.8 लेने को, 9.8 ही ले लेना। आंसर क्या आ गया, 98 न्यूटन, बस 98 न्यूटन। ठीक है, तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का वैल्यू, काफ़ी ईजी था, समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा, ऑप्शन बी इसका राइट होना चाहिए। क्लियर हो गया ना, कितना इजी क्वेश्चन था, समझ पा रहे हो। बढ़ सकते हैं आगे, आगे देखते हैं। 26 अगर देखेंगे तो प्रेशर किसी मोनोटोमिक गैस का इंक्रीज हो रहा है लीनियरली फ्रॉम डिस टू डिस, और इसी प्रोसेस में जब प्रेशर बढ़ रहा था तो वॉल्यूम ऐसे बढ़ रहा था। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी पूछा गया, तो अगर डेल्यू निकालना है तो डेल्यू पे मुझे सीधे हिट करता है फॉर्मूला NCV डेल टी। अच्छे से लिखे NCV, CV को क्या लिख सकते हैं, कैसा गैस हमारा मोनोटोमिक गैस है, तो मोनोटोमिक गैस का CV यानी 3R/2 और T2 माइनस T1 ऐसा लिखा तो जा सकता है। हो गया, यहाँ से देखो बाकी डाटा तो है नहीं हमारे पास, बट सिंपल ही है। NRT1 मतलब पता है, चाहो तो ग्राफ वगैरह ड्रॉ कर लो, बट क्वेश्चन ईजी है। ये प्रेशर हो गया और ये वॉल्यूम हो गया, प्रेशर ही बढ़ रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ केस है। तो कोई ऐसे फिक्स प्रोसेस तो नहीं बोल सकते, बट यहाँ ध्यान दिया जाए क्या क्या गिवन था वो लिख लिया जाए ऐसे ही। प्रेशर जब 4 था ना, 4 atm था, तो वॉल्यूम कितना था, 0.2 मीटर क्यूब था। प्रेशर जब हो गया 8 atm हो गया तो वॉल्यूम कितना हो गया, 0.5 हो गया। ये हमारा प्रेशर यहाँ पे atm में है, बट ये हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है, इन मीटर क्यूब दिया था। ओके, वैसे इसमें वही चीज़ है, आइडियल गैस इक्वेशन लगा देते हैं। सब लोग जानते हो P2V2 माइनस P1V1 कैन बी रिटन एज व्हाट, NR T2 माइनस क्या T1। आइडियल गैस इक्वेशन से ऐसा लिख सकते हैं। तो ये जो डाटा था हमारे पास NR T2 माइनस T1 में डायरेक्टली निकालना चाहता हूँ यहाँ पे। P2V2 बताना, P2V2 का बात करें तो 8 into 0.5, फिर प्लस का साइन माइनस का साइन देते हैं, P1V1 यानी 4 into 0.2 लिख सकते हैं ऐसा। एक बात और ध्यान रखना पड़ेगा, ये सारा हमारा ATM में था, तो ATM को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे, आंसर किस में दिया है, किलो जूल। 10⁵ पास का लिखना पड़ेगा, तो 10⁵ लिखेंगे, इंटू 10⁵ और लिखना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है 8 5 जा 40 और 4 2 जा 8, यानी 4 + 0.8 4.8। चलो 4.8 इंटू 10⁵ ऐसा लिखा जा सकता है। ये हमारा रिजल्ट है किसका बताओ, NR T2 माइनस T1। ये वैल्यू हमने डायरेक्ट निकाल लिया यहाँ पे, और ये उठा के सब्सटीट्यूट करो यहाँ पे। तो 3/2 मैं छोड़ देता हूँ, बाकी जो वैल्यू मिला हमारा सब्सटीट्यूट किया जाए। 4.8 इंटू 10⁵ ऐसे लिख सकते हैं। एक बार मैं चेक करना चाहूँगा, 4 और 0.8 सही है। ओके, यहाँ से देखा जाइए मिल गया हमारा कितना 2.4, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.2, है ना। आई थिंक यहाँ माइनस था, मैंने ध्यान नहीं दिया। 4 माइनस 0.8 होगा, तो 4 माइनस 0.8 यानी 3.2 आना चाहिए। ठीक है, 4 माइनस 0.8 दैट इज 3.2 आना चाहिए। तो यहाँ मुझे 3.2 सब्सटीट्यूट करना था। 3.2 अगर मैं डिवाइड इसको करूँगा तो मेरे ख्याल से 16 आएगा, और 16 3 कितना 48, यानी 4.8 इंटू 10⁵। और अगर इसको किलो में लिखना है तो 2 0 यहाँ से गायब कर लेते हैं, 480 किलो जूल। ये हमारा राइट आंसर होना चाहिए था। इतना होगा चेंज इंटरनल एनर्जी में, यानी ऑप्शन ए राइट होगा इसका। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट होना चाहिए। फुली देख लो, क्लियर होना चाहिए। ये क्वेश्चन हमारा 26 था। क्लियर है। देखते हैं 27 क्या दिया था। तो 27 में चेक किया जाए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हमारा, और जिसमें वर्क डन इन ABC दे रखा था 50 जूल। फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग CA में दे रखा था 30। हीट सप्लाइड ABC में पूछा जा रहा है, तो मेरे ख्याल से फर्स्ट लॉ से क्वेश्चन हो जाएगा। Q हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू del U प्लस क्या W वर्क। तो यहाँ से देखा जाए वर्क हीट ट्रांसफर पूछा जा रहा है ABC में, तो ये तो स्टेट फंक्शन होता है इसलिए डायरेक्टली लिख सकते हो। चेंज जो होगा हमारा A से C में, है ना, मतलब ऐसे में लिख देता हूँ A से B से C। यहाँ चेंज जो भी होगा A से C में डायरेक्टली देख लेंगे, प्लस वर्क डन क्या देखेंगे A से B से C में। एक बार में करना चाह रहा हूँ बिकॉज क्वेश्चन ईजी लग रहा है मुझे। यहाँ देखो A से C में कितना चेंज हुआ, तो A से C नहीं लेकिन C से A में दिया था, C से A में 30 हो रहा है, तो A से C में कितना होगा -30, बिकॉज ये तो स्टेट फंक्शन होता है। -30 जूल लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद देखा जाए, चलो -30 जूल ही लिख देते हैं। वर्क डन भी शायद दे रखा था, तो क्लियर सा बात है। यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है ना, वर्क डन का बात करें तो ये एक्सपेंशन, और वर्क डन हमारा दे रखा है कितना, हमारा 50 दे रहा है ना, 50 यहाँ 50 रख देते हैं।
50 जूल। तो करेक्ट आंसर क्या निकल के आ जाएगा, सिंपली 20 जूल। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, देख लेना। ऑप्शन इसका बी राइट होता, ऑप्शन बी राइट होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में क्या रखा है, वेव का इक्वेशन दे रखा है। 28 वेव का इक्वेशन दे रखा है और देख के ही पता चल गया होगा ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन है। वेव किधर जा रहा है, साइन देख के समझ में आता है, प्लस के एक्स, यानी बताओ वेव कहाँ जाएगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो नेगेटिव एक्स का दो ऑप्शन तो है, या तो ए करेक्ट या तो डी करेक्ट है, या तो ए करेक्ट या तो डी करेक्ट है। रहा बात स्पीड निकालना है, तो स्पीड कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ ऐसे निकालते हैं ना, ओमेगा बाई के, कोफिशिएंट ऑफ टी बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ टी, ओमेगा यानी 15 पाई, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज व्हाट 10 पाई। कैंसिल होकर कितना आ रहा है, 1.5 आ गया। क्वेश्चन काफ़ी इजी था, सबसे इजी क्वेश्चन वेव का। तो ऑप्शन मुझे लग रहा है ए राइट है इसका, ऑप्शन ए राइट होगा। फुली क्लियर है, ये क्वेश्चन नंबर 28 था, देख लेना। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। 29 तो मैच द कॉलिंग वाला क्वेश्चन है। 29 देखते हैं। 29 में करना क्या है, सबसे पहले बताओ कुछ यहाँ प्रोसेस लिख रखा है, वही 4 स्टैंडर्ड प्रोसेस, और यहाँ पे कुछ डाटा दिया था, कंडीशंस। तो कौन किसको मैच करेगा बता, देखते हैं। मैं डायरेक्टली मैच करते जाता हूँ। वन हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस है, और इसमें लोग जानते हैं हीट एक्सचेंज नहीं होता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो 1 का बी होना चाहिए। ओके, 2 का बात करते हैं। 2 हमारा कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल में एटलीस्ट जानते हैं टेम्परेचर नहीं बदलेगा, तो हाँ चांसेस है डेल्यू हमारा क्या होगा, 0 होगा। डेल्यू 0 यानी ऑप्शन डी हो सकता है। 3 में चलते हैं। 3 में देखा जाए तो आइसोकोरिक है। आइसोकोरिक में ऑब्वियसली वॉल्यूम नहीं बदलता है, तो वर्क नहीं होता है, तो ऑप्शन ए होगा, वर्क नहीं होता है। और 4 में देखते हैं। 4 हमारा आइसोबारिक है, तो आइसोबारिक में हाँ हीट ट्रांसफर भी होता है, वर्क भी होता है, डेल्यू यानी ऑप्शन सी हो सकता है। तो BDAC देखो तो कोई ऑप्शन है, BDAC मेरे ख्याल से एक ही ऑप्शन बी राइट होगा इसका, ऑप्शन बी इसका राइट होना चाहिए। देखिए हो गया 29। मूव करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। 30 तो 30 अगर देखा जाए, 2 रॉड है, हमारा लेंथ दे रखा था, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी भी दे रखा था, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, थर्मल कंडक्टिविटी पूछा जा रहा है। तो सीरीज कनेक्शन है, साफ साफ लिखे दिया है, सोचना क्या है इतना। जैसे मान लो ये फर्स्ट वाला रॉड है और ये मान लो सेकंड वाला रॉड है, ये सेकंड वाला रॉड है। दोनों रॉड का लेंथ अलग हो सकता है। जैसे इसका लेंथ मान लो क्या दिया है क्वेश्चन में, D1 दिया है, इसका दिया है D2 दिया है, इसका दिया है कंडक्टिविटी K1 दिया है, इसका क्या दिया है K2 दिया है, बट दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या दिया है, सेम दिया है। ऐसे ही मान लेते हैं ए। अब क्लियर सब बात है, सीरीज कनेक्शन है, तो ये पहला रजिस्टर और ये दूसरा रजिस्टर ऐसे माना जा सकता है। ये R1 और ये R2 लिख सकते हैं। और रेजिस्टेंस का फार्मूला तो जानते हैं, वही वाला। यहाँ पे क्या लिखते हैं जनरली L/K है ना, बिकॉज कंडक्टिविटी यूज़ करते हैं। ओके, वैसे कैसे फॉर सीरीज कनेक्शन R इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 + R2। तो ये तो एटलीस्ट हम लोग जानते हैं ना सीरीज कनेक्शन के लिए। तो अगर ये जानते हैं तो मेरे ख्याल से इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी तक भी पहुंच सकते हैं। इक्विवेलेंट के पूछा जा रहा है, लिखना स्टार्ट करते हैं। R1 क्या होगा, लेंथ का रोल प्ले कर रहा है D1, तो D1 बाई लिख सकते हैं K1A। सिमिलरली ये लिख सकते हैं D2 बाई क्या K2A। और इस साइड चले आते हैं, पूरे कॉम्बिनेशन का K क्या होगा। तो पूरे कॉम्बिनेशन का देखो लेंथ बढ़ गया ना, इसको सिंगल रॉड इमेजिन करो। सिंगल रॉड का लेंथ हमारा क्या होगा, लिखा जा सकता है D1 + D2। मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। कंडक्टिविटी वही तो कैलकुलेट करना था, इक्विवेलेंट के इक्विवेलेंट। और हाँ लेकिन एरिया तो सेम ही रहेगा, जैसे कि इंडिविजुअल रॉड्स का था, तो ए ही रहेगा, इसलिए ए वाला पार्ट कैंसिल हो जाता है। और सर इसका के इक्विवेलेंट अगर पूछा गया तो के इक्विवेलेंट आई थिंक यहाँ से मिल जाएगा। और क्लियरली देख पा रहे हो ऑप्शन डी यहाँ से मैच कराया जा सकता है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। उसी फॉर्म में दिया था, सिंप्लीफाई भी नहीं किया जाता, तो ऑप्शन डी राइट होता। मूव कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 31 तो 31 अगर देखा जाए मेरे ख्याल से कौन सा प्रोसेस है, ये हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस है। और एडियाबैटिक प्रोसेस में P⁴ गामा = कांस्टेंट होता है। ये सारा गाइडिंग इक्वेशन सबका सब वैलिड है, सब जानते हो, तो ऑप्शन डी राइट होगा, ऑल ऑफ डीज होगा। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, ऑप्शन डी राइट होगा। मूव कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लेना। 32 में चलते हैं। इक्वल मोल ऑफ ले रहे हैं, मोनोटोमिक और डायटोमिक गैस ले रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, बताओ मिक्सचर का गामा पूछा गया है। तो सिंस इक्वल मोल है, क्वेश्चन ईजिली भी कर सकते हो, या फिर अगर स्टैंडर्ड फार्मूला जानते हो, जैसे देखो गामा मिक्सचर का, तो ऑब्वियसली CP/CV मिक्सचर का निकालना पड़ेगा। और वो फार्मूला याद होना चाहिए, NCP, मैं अच्छे से लिखता हूँ पहले गैस का, तो क्या लिखेंगे N1CP1 पहले गैस का, फिर दूसरी गैस का N2CP2 लिखेंगे, फिर नीचे चले आते हैं N1CV1, फिर दूसरी गैस का N2CV2। तो यही मैं बोल रहा था, यहाँ नंबर ऑफ मोल सेम दिया है, इसलिए अगर ये सारा n मान लो तो n कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो, और क्वेश्चन इसलिए काफ़ी इजी हो जाता है। अब बताओ डायटोमिक गैस, डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर जानते हो सब कुछ, तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकते हो अगर याद है तो। जैसे मैं यहाँ साइड में लिखे देता हूँ, CV का फार्मूला क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में, F/2 R, और CP इसमें और ऐड करना पड़ता है, यानी F/2 + 1 R होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम सब लोग जानते हो। अगर बात करें पहला वाला गैस मोनोटोमिक है, तो मोनोटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा, तो 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे,
यहाँ पे लिख सकते हैं 3r/2 और ऊपर क्या लिख सकते हैं 5r/2 चलेगा। फिर प्लस का साइन देते हैं। मोनोटोमिक गैस का बात करें तो कितना, सॉरी डायटोमिक गैस का 5 होता है तो 5 पुट करेंगे तो CV हो जाएगा 5r/2 और ये हो जाएगा कितना 7r/2। यहाँ से अगर देखा जाए 2 सारा कैंसिल हो गया, 7 और 5 कितना 12 और नीचे लिख सकते हैं 5 और 3 8, 4 3 are 12, 4 2 are 8 यानी 1.5 आंसर आना चाहिए। देखो ऐसा ऑप्शन है 32 का ए राइट आंसर होगा। तो फुली क्लियर है, ये क्वेश्चन नंबर 32 था। मूव करेंगे नेक्स्ट वाले पे। तो यहाँ पे 10 ग्राम आइस था और 10 ग्राम वाटर था, दोनों को मिक्स करेंगे। फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का पूछा गया, याद ही होगा फाइनल टेम्परेचर कंपोजिशन वगैरह पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चंस। तो सिंपली भी सॉल्व कर सकते हो, बट यहाँ पे चेक कर लेना ज़्यादा सही होता है कि स्टेट बदलेगा तो फिर नेक्स्ट हमारा पॉसिबिलिटी होगा क्या। जैसे देखो यहाँ पे आइस दिया है और क्या दिया है वाटर दिया है, तो ऐसे ब्लॉक के फॉर्म में दिखा सकते हो। 5 स्टेप कैलोरीमेट्री का ध्यान रख के एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। आइस हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे था, इसका मास कितना था, इसको फर्स्ट बॉडी मान लेना 50 ग्राम दिया था। एक पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं कि अगर मान लो सॉरी ये 10 ग्राम दिया, आइस हमारा 10 ग्राम दिया था। अब चलो एक पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं कि अगर आइस पूरा का पूरा मेल्ट हो गया, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, पूरा का पूरा मेल्ट हो गया, अगर मान लो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो इसको कितना हीट का रिक्वायरमेंट होगा ये देख लेते हैं। क्यू गेन कितना इसको हीट चाहिए, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर तो बदलेगा नहीं, स्टेट बदल रहा है बस, पूरा का पूरा मान लो ये वाटर में कन्वर्ट हो गया तो फार्मूला क्या लगाएंगे MLF। अब बताना मास 10 ग्राम है, LF जानते हो अच्छे से 80 कैलोरी होता है, यानी 800 कैलोरी आ गया। इतना अगर हीट एनर्जी मिल गया तो पूरा मेल्ट हो जाएगा। अच्छा ये हीट इसको देगा कौन, ऑब्वियसली वाटर देगा, और तो कुछ है नहीं, इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं। तो वाटर का टेम्परेचर यहाँ दिया था 50 डिग्री सेल्सियस और वाटर का मास ये भी 10 ग्राम ही दिया है, ये भी 10 ग्राम दिया। तो चलो एक एक स्टेप वैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, अब पीछे जाएंगे इस केस में। तो वाटर अगर हीट लॉस करेगा, हॉट बॉडी है वाटर हीट लॉस करेगा, तो वाटर का मान लो डिक्रीज होके 5 स्टेप कैलोरीमेट्री का ध्यान रखें 0 डिग्री सेल्सियस पर लेके जाते हैं इसको। तो इस प्रोसेस में जो हीट लॉस करेगा, फॉर्मूला क्या लगेगा, टेम्परेचर बदल रहा है तो MS del T और देखा रहा है मास 10 ग्राम है, S वाटर का 1 होता है, चेंज कितना हो रहा है 50 हो रहा है, ऐसे केस में कितना आ रहा है 500 कैलोरी आ रहा है। तो 500 कैलोरी ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट लूज कर सकता है। इसको चाहिए कितना था 800 चाहिए था। तो क्या ये पूरा आइस मेल्ट करा पाएगा, नहीं करा पाएगा, पूरा आइस मेल्ट नहीं करा पाएगा। तो जब ये पूरा आइस मेल्ट नहीं करा पाएगा तो फाइनल मिक्सचर में क्या रहेगा, ये तो 0 पे चला जाएगा और फाइनल मिक्सचर में क्या रहेगा, आइस भी रहेगा वाटर भी रहेगा। और आइस और वाटर एक साथ कब रह सकते हैं, ऑब्वियसली एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन सी राइट होगा इसका, क्लियर है। तो ऑप्शन सी राइट होना चाहिए। फाइनल मिक्सचर का जो टेम्परेचर होगा हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होगा। होपफुली क्लियर है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे करके कंपोजिशन में पूछता है, वो भी निकाला जा सकता है कि फाइनल मिक्सचर में कितना आइस होगा और कितना वाटर होगा। सबने किया होगा ऐसा क्वेश्चन। चलो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। तो शायद हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे एक एडियाबैटिक प्रोसेस है जिसमें लॉग टी वर्सेस लॉग बी ग्राफ दे रखा था। पूछा जा रहा है गैस कैसा है, गैस आइडेंटिफाई करना है। तो देखते हैं कैसा मिलेगा 34। अब ऐसे क्वेश्चन में सोच सकते हो कि क्या करना पड़ेगा, बट कुछ कोई दिक्कत नहीं है। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो जानते हो फॉलो करो। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए Tv⁻γ-1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये तो जानते ही हम लोग, ये नहीं जानते बट ये तो जानते हैं ना एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट लॉग का ग्राफ है, तो तुम लोग भी सोचो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप। ऑब्वियसली टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो लॉग अगर दोनों साइड लेते हैं तो क्या लिखेंगे, log a प्लस log b। तो log a इंटू बी log a प्लस log b, तो log a प्लस, चलो ऐसे ही रहने दिया जाए v⁻ क्या γ-1, और यहाँ पे लिख सकते हैं log c। अच्छे से लिखा है तो log t को एक साइड रहने देते हैं और इसको राइट साइड लेके चले जाते हैं और ये पावर को सामने ले आते हैं। माइनस γ-1 log v प्लस log c लिख सकते हैं। यहाँ से देखा जाए तो ये ऑबे कर रहा है, बताओ ये काम कर रहा है शायद y एक्सिस का, देख पा रहे हो log t। log भी काम कर रहा है, बताओ किसका, x एक्सिस का। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c को ऑबे तो कर रहा है, इसलिए ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन बना के दे रखे हैं। स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, सही है, ग्राफ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखा जाए गैस आइडेंटिफाई करना, तो ऑब्वियसली गामा से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी स्लोप ही हमारा हेल्प करेगा। और इसका स्लोप निकालना शायद इतना भी टफ नहीं है। स्लोप बताओ होगा क्या, tan थीटा। तो शायद मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, स्लोप इसका नेगेटिव है, समझ पा रहे हो, तो माइनस ऑफ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। स्लोप इसका नेगेटिव होगा, समझ पा रहे हो। और tan थीटा से क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाई क्या, बेस। बेस को सही tan अल्फा लिख देता हूँ, थीटा नहीं लिख रहा। अब बताना माइनस tan अल्फा बगल वाला, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी 2 बाई क्या लिखेंगे, बेस 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 कितना है हमारा 3 है शायद। ओके ये स्लोप है, बट हम लोग जानते हैं एक्चुअली में स्लोप है कितना, माइनस ऑफ γ-1। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से निकल के आ रहा है γ-1 दिस इज इक्वल टू 2/3। सो गामा इज व्हाट, 1 प्लस 2/3 एंड 1 प्लस 2/3 का मतलब कितना हो गया, 5/3 हो गया, है ना। तुम्हारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 5/3 होगा। क्लियर है, तो ये राइट आंसर होना चाहिए था। तो 5/3
अच्छा रुको, ये राइट आंसर नहीं होगा। 5/3 का मतलब क्या, कौन सा गैस? तो यहाँ से समझ पा रहे हो गामा 5/3 कैसे गैस का होता है, मोनोटोमिक क्या होता है। चाहो तो अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह में निकाल लेना, 1+2/f करके, है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालोगे 3 आ जाएगा, जैसे होता नहीं है 1+2/f, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 5/3। सो अगर रीअरेंज करेंगे तो 1 - 5/3 ऐसे ही लिखते हैं, 2/f, दिस इज इक्वल टू व्हाट, -1 करेंगे तो 2/3। सो ये 2 कैंसिल, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आ गया। और एक किसका होता है बताओ, मोनोटोमिक गैस का होता है। तो मोनोटोमिक गैस राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका राइट होना चाहिए, देख लेना। होपफुली क्लियर है, मूव कर सकते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 34 था ये। 34 के बाद 35 देखा जाए, यहाँ साउंड लेवल का इंटेंसिटी पूछा गया, वेव का क्वेश्चन है। साउंड लाउडनेस जानते हो डेसिबल में कैलकुलेट किया जाता है। बीटा क्या होता है, फार्मूला 10 log 10, आई बाई क्या होता है, I0 होता है। जहाँ पे I0 सबको याद होना चाहिए, I0 होता है हमारा 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये होता है ना इंटेंसिटी ऑफ मिनिमम ऑडिबल साउंड, इंटेंसिटी ऑफ मिनिमम ऑडिबल साउंड होता है ये। मैंने बोल दिया, लिख नहीं रहा हूँ, समझ में आ गया, ओके। इसके बाद इसके लिए पूछा गया 10⁻⁻6 के लिए, इसलिए निकाला जा सकता है, फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करूँ 10 log 10, 10⁻⁻6 10⁻⁻12, सिंप्लीफाई करेंगे 10⁻6 ऊपर जाएगा, और वो अगर 6 को ही मैं सामने लेके आ जाऊँ 6, तो 10 log 10 और 10 लिखा जा सकता है। ये वाला वैल्यू तो 1 हो जाएगा, इसलिए आंसर कितना आ गया, 60 डेसिबल। ये राइट आंसर होना चाहिए था 35 का ऑप्शन बी राइट होगा, देख लेना। 36, तो 36 में मेरे ख्याल से एक पाइप है जो कि दोनों एंड से बताओ क्या है, खुला है ना, ओपन एंड बोथ एंड्स। प्रोड्यूसर्स फंडामेंटल नोट फ्रीक्वेंसी एट 200 हर्ट्ज। बाद में इसका 3/4 लेन पानी में डिप कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है, क्या होगा। मेरे ख्याल से देखो पाइप पहले शुरू में दोनों एंड से खुला था, तो जैसा बोल रहा है क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ये दोनों एंड से खुला है, और वैसे केस में अगर मान लो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का बात करें तो सब लोग को ध्यान तो होगा कुछ ऐसा हमारा बनना चाहिए, ठीक है, उल्टा ही बन गया। चलो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का बात कर रहे हैं तो देखते हैं, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे केस में देखा जाए तो ये क्लियर सा बात है, ये पूरा जो लेंथ होगा इन टर्म्स ऑफ λ/2 होना चाहिए, बिकॉज ये कितना हमारा λ/4 है, वेवलेंथ बाई 4, और ये भी कितना है बताओ, λ/4 है। तो सब लोग जानते हो दिस इज द फंडामेंटल रेजोनेटिंग कंडीशन इन केस ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। यहाँ दोनों पे इन पे एंटी नोड, यहाँ पे नोड बनना चाहिए, ओके। ऐसे केस में अगर देखा जाए यहाँ पे क्या दिया था, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दे रखा था। तो ओपन ऑर्गन पाइप का बात करें, ओपन वाले का समझ लेना, तो हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है, v/λ होता है। और यहाँ से देखा जाए लैम्डा इजीली निकाला जा सकता है, बिकॉज लेंथ ऑफ पाइप अगर मान लेते हैं कुछ ऐसे ही L दिया था, तो लिखा जा सकता है λ/2 इज इक्वल टू व्हाट, L। सो लैम्डा इज व्हाट 2L। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारा आ गया क्या, v/ क्या 2L आ गया, समझ पा रहे हो, v/2L आ गया, जिसका वैल्यू कितना दिया, आई थिंक 200 दिया था, 200 हर्ट्ज दिया था, ठीक है, यही दिया ना, हाँ। इसके बाद क्वेश्चन में बोल रहे हैं इसको बताओ डिप कर रहे हैं पानी के अंदर, और पानी के अंदर कितना डिप कर रहे हैं, 3/4 लेंथ इसका डिप कर रहे हैं। तो अगर मान लो इसको पानी के अंदर ऐसे हम लोग डिप कर लेते हैं, चेक करना 3/4 है ना, हाफ 3/4, यहाँ तक मान लो पानी में डिप कर दिया, तो 3/4 लेंथ डिप करने का क्लियर सा मतलब है बाहर कितना लेंथ रह गया हमारा, बाहर बस रह गया हमारा L/4 रह गया, और ये बिहेव करेगा एज अ क्लोज ऑर्गन पाइप, बिकॉज ये इनटू क्लोज हो गया। फंडामेंटल रेजोनेटिंग कंडीशन का बात यहाँ करते हैं, तो ऑब्वियसली जानते हो वेव ऐसे रिफ्लेक्ट होकर आना चाहिए। अब ऐसे केस में ये फंडामेंटल कंडीशन है, तो ये मेरे ख्याल से ये हमारा नोड और ये एंटी नोड, ये डिस्टेंस क्या होगा, λ/4 होगा। हाँ, इस बार अगर देखा जाए तो रिलेशन निकालें तो λ/4 = L/4, सो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, L आ रहा है। इस बार अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का बात करें तो फिर से फार्मूला सेम लगेगा, v/ क्या लैम्डा, नाउ लैम्डा इज व्हाट, L दिस टाइम। तो आराम से रिलेशन निकाला जा सकता है। v/L हमारा कितना है, 400, v/L यहाँ से देख सकते हो कितना है, 400 है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 400 हर्ट्ज हो जाएगा। इस केस से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये बिहेव करेगा एज अ क्लोज ऑर्गन पाइप, तो 400 हर्ट्ज होना चाहिए, ऐसा एक ऑप्शन है। अच्छा हाँ है, ऊपर वाला क्वेश्चन है ना 400, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा, ऑप्शन डी राइट होना चाहिए, देख लेना। ये 36 था, होपफुली क्लियर होना चाहिए, देख लेना अच्छे से। मूव करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। 37 देखा जाए पूरा 37 में दे रखा है कि ऑर्गन पाइप है जिसका रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ये सारा दे रखा था, उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पता है, जानते हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बिकॉज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का ही सारा मल्टीपल होता है। तो तुम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन को, क्या ये सारा 100 का मल्टीपल है, नहीं है, 300 का भी नहीं है, तो 150 राइट आंसर है। 150 एक बार में मतलब जितना भी हायर फ्रीक्वेंसी होता है, हायर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होता है, सब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो फैक्टर एक इंटीजर आना चाहिए, यहाँ पे तो 1 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो मेरे ख्याल से सही है, ऑप्शन सी राइट होगा इसका, ठीक है, ऑप्शन सी राइट होना चाहिए। क्लियर है, बिकॉज इतना तो जानते हो या तो ओपन हो या तो क्लोज हो। हायर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, आइदर n into what, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी,
और 2n+1 वाला जो फार्मूला था, है ना। तो मेरे ख्याल से सबसे समझ पा रहे हो इंटीजर ही होना चाहिए, फैक्टर क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए हमारा। तो इंटीजर हमारा तभी आएगा जब हम लोग ऑप्शन सी ऑप्ट करेंगे। ये सारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। इसका ऑप्शन सी राइट था, ठीक है। 38, तो 38 में देखा जाए मेरे ख्याल से रॉड का लेंथ दे रखा था, यंग्स मॉडल्स दे रखा था, डेंसिटी दे रखा था, सस्पेंड कर रहे हैं वर्टिकली एक्सटेंशन इन द रॉड ड्यू टू इट्स ओन वेट, इलोंगेशन ड्यू टू ओन वेट। तो ये सब फार्मूला डायरेक्ट भी याद होना चाहिए, इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट वाला फार्मूला। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडल्स इनटू व्हाट, स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता था जनरली हमारा, फोर्स अपॉन क्या, एरिया। दिस इज इक्वल टू यंग्स मॉडल्स डेल एल बाई क्या, एल। या फिर यहाँ पे अगर मान लो सस्पेंडेड है तो टेंशन डेवलप होगा, और यहाँ पे डेल एल हमारा कितना आ जाता है, टी एल बाई क्या, वाई ए। बढ़िया जनरल फार्मूला है। बट इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट में या तो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, या तो हम लोग लगा सकते हैं इंटीग्रेशन वाला मेथड। तो इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट में इलोंगेशन याद होना चाहिए सबको। टेंशन हमारा एम जी, बट इफेक्टिव लेंथ हमारा L/2 हो जाता है। इफेक्टिव लेंथ हमारा L/2 हो जाता है, बाई क्या लिखेंगे बताओ, वाई ए। ये हमारा फार्मूला था इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट का। अगर ये फार्मूला हम लोग जानते हैं तो mgl/2 वाई ए हमारा हो गया। ऐसे किस पे देखो, सिंस हम लोग देख पा रहे हैं डेंसिटी गिवन था, इसलिए मैं छोटा सा काम करने जा रहा हूँ, ऊपर नीचे लेंथ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने जा रहा हूँ। इसका बेनिफिट ये मिलेगा ना, ये मास और ये वाला वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा, जो कि दिया था क्वेश्चन में। तो रो जी एल स्क्वायर बाई क्या लिख सकते हैं, 2y हो गया क्वेश्चन। डेंसिटी कितना दिया बताना, डेंसिटी दिया था 1500 दिया था। स्टैंडर्ड यूनिट है कि नहीं देख लेंगे, तो स्टैंडर्ड ही है। जी हम लोग जानते हैं 10 ले लेते हैं कन्वीनियंस के लिए। एल का स्क्वायर करना पड़ेगा, लेंथ 5 मीटर है, यानी 25 लिखा जा सकता है। और नीचे 2 और यंग्स मॉडल्स कितना दिया, 10⁶ दिया था। यहाँ से देखो अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर ही लिया जाए, तो एटलीस्ट ज़्यादा कुछ नहीं तो यही कैंसिल कर लेते हैं। 2 5 10 और ये 125 को अगर 15 से मल्टीप्लाई किया जाए, या 75 × 25 कर लेना, ठीक है। तो 150 मेरे ख्याल से कितना आ रहा है, 1875। तो चलो मैंने 75 × 15 किया, 1875 आ रहा है, तो यहाँ पे लिख दिया जाए 1875 इंटू पावर देखा जाए तो 10⁻⁴ कितना आएगा हमारा, ऊपर जाएगा तो -4 आएगा। -4 ये मीटर में आया, बट हमारा आंसर सेंटीमीटर में, तो अगर 10⁻⁻² हटा दें तो तभी 10⁻⁻² रहेगा, 18.75 आएगा, है ना। तो डेल एल हमारा आ रहा है कितना, 18.75 आ रहा है, 18.75 सेंटीमीटर आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है तो नहीं, लेकिन हाँ क्लोज है, नियरली लिखा भी है। नियरली हमारा क्या होगा, 19 होना चाहिए, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। 19 नियरली मान सकते हैं इसको, है ना, नियरली 19 होगा। तो फुली क्लियर है, इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट का क्वेश्चन था, सबने किया होगा ये वाला। आगे बढ़ते हैं। 39 अगर हम लोग चेक करेंगे तो आइस ब्लॉक का वॉल्यूम दे रखा था, प्लेस कर रहे हैं ग्रेविटी फ्री स्पेस में। जब ये कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगा तो इसका सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट भी आ गया, फ्लूइड मैकेनिक्स भी आ गया, बिकॉज ग्रेविटी फ्री स्पेस है। तो जैसे ही देखो शुरू में तो क्यूब था वो, जब तक सॉलिड था आइस, जैसे ही मेल्ट होगा तो बताओ क्या होगा, इट विल टेंड टू ऑक्यूपाई अ मिनिमम सरफेस एरिया, वो स्पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो, एक क्यूब हमारा, आइस क्यूब हमारा स्पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये शुरू में एक क्यूब था, लेकिन बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पेयर मेल्ट होने के बाद। तो बाकी कुछ खास था नहीं, वॉल्यूम दे रखा था क्यूब का। इसका साइड लेंथ कुछ मान लेना ऐसे ही, साइड लेंथ अगर मान लेते हैं ऐसे ही, इसका ए मान लेते हैं, तो क्या लिखा जा सकता है इसका वॉल्यूम कितना दिया मैं देख लेता हूँ पहले, 32π/3 32π/3। मेरे ख्याल से साइड लेंथ का कोई रोल नहीं है, बिकॉज ये इसमें कन्वर्ट हुआ, तो आई थिंक वॉल्यूम दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका मान लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा, इसका रेडियस, बिकॉज हमसे इससे क्या पूछा गया है, इसका सरफेस एरिया होगा कितना, मेल्ट होने का सरफेस एरिया। तो मेल्ट होने का सरफेस एरिया मेरे ख्याल से स्पेयर का सरफेस एरिया सब लोग जानते हो, 4πr²। तो क्वेश्चन हमारा कहाँ फंस रहा है बताओ, r² पे, r रेडियस निकालना पड़ेगा। तो दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ स्पेयर ही लिख देते हैं, 4/3πr³। दिस इज इक्वल टू 32π/3। देखते हैं कैंसिल क्या क्या हो रहा है, 3 कैंसिल, पाई कैंसिल, और 8 4 = 32, यानी r³ इज इक्वल टू व्हाट, 8। सो इट इम्प्लाइज r इज इक्वल टू व्हाट, 2 आ रहा है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ठीक है, 2 सेंटीमीटर आ रहा है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, रुको, 8 4 = 32, ठीक ही है। तो अगर ये 2 आ गया तो मेरे ख्याल से यहाँ 2 पुट करेंगे, तो 2 का अगर स्क्वायर रखते हैं तो आंसर कितना आएगा, 4 4 = 16, 16π cm²। ये राइट आंसर होना चाहिए था, ऑप्शन सी होता है इसका। ये 39 हो गया, मेरे ख्याल से देख लेना, ऑप्शन सी राइट होगा। अच्छा ही क्वेश्चन था, ठीक ठाक था, बट इजी भी था, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। 40 में क्या दिया, तो 40 मेरे ख्याल से हाइट ऑफ वाटर लेवल इन अ टैंक कितना दिया था,
100 सेंटीमीटर, और एक होल बना रहे हैं एट अ डेप्थ ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द अपर वाटर लेवल, रेंज ऑफ वाटर स्ट्रीम इमर्जिंग फ्रॉम द होल विल बी। तो चेक करना, ये वही हो गया टॉर्सली थ्योरम वाला क्वेश्चन। तो ऐसे केस में करना क्या, यहाँ जैसे मान लो यहाँ तक मान लो पानी है, ठीक है, मान लो यहाँ तक पानी है। चलो इसके बाद एक छोटा सा ओपनिंग कहीं बना लेते हैं, मान लेना यहाँ पे एक छोटा सा ओपनिंग बना लेते हैं। ओके, तो वैसे केस में ये टोटल हाइट दे रखा है। टोटल हाइट हम लोग जनरली किससे इंडिकेट करते थे, कैपिटल एच से। तो कैपिटल एच का वैल्यू कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर दिया है। मैं काम कर रहा हूँ सब मीटर में लिखता हूँ, ये 1 मीटर दिया है, स्टैंडर्ड यूनिट फॉलो करते हैं। और ये स्मॉल एच हमारा दिया था 25 सेंटीमीटर, यानी 1/4 मीटर लिख सकते हैं। तो सब लोग जानते हो जैसे यहाँ से लिक्विड बाहर आएगा, लिक्विड पार्टिकल बाहर आएगा, तो इसका जो स्पीड होता है इट इज़ इक्वल टू द फ्रीली नियरली इक्वल टू द फ्रीली स्पीड ऑफ ए फ्रीली फ्लोइंग बॉडी फ्रॉम द सेम हाइट टॉर्सली थ्योरम, इससे बाहर आएगा। तो ये तो मिल ही जाएगा, चाहो तो निकाल लो। v हमारा कितना आ गया, √2gh, 2gh यानी 2g का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना चाहिए, कर ही लेते हैं। तो g का वैल्यू कितना 10, और हाइट देखा जाए तो कितना बताओ 1/4 है, 1/4। ऐसे कैसे कुछ कैंसिल हो रहा है, तो हाँ कैंसिल होगा 2 2, ये मेरे ख्याल से √5 आ रहा है, √5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, ये वाला हमारा। नेक्स्ट, इसका जब यहाँ से पानी गिरेगा पूछा जा रहा है, वाटर स्ट्रीम का रेंज पूछा जा रहा है। तो ये पानी ऑब्वियसली यहाँ से गिर के यहाँ पे जाके गिरेगा, ये सब निकालना सीखे हो, ये रेंज पूछा जा रहा है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, कितने स्पीड, हॉरिजॉन्टल स्पीड है कितना हमारा v, और कितने टाइम के बाद जाके गिरेगा 2। हाइट का रोल कौन प्ले कर रहा है, h माइनस एच, तो यहाँ पे लिख सकते हैं h माइनस एच बाई क्या लिख सकते हैं 2h/g होता है। तो ये हो गया हमारा रेंज। वैसे किस पे देखो, ये तुमने निकाला ही है, √5 निकाला था, और ये वाला पार्ट देखा था तो 2, h माइनस एच का मतलब क्या, 1 - 1/4 दैट इज़ व्हाट 3/4, और नीचे पहले से क्या प्रेजेंट है हमारा 10 प्रेजेंट है। देखा जाए 2 5 जा 10, ये √5 भी कैंसिल ही होने वाला है, और रह जाएगा कितना हमारा रेंज, √3/2 आ गया। अब √3/2 का मतलब कितना, आंसर कैसा दिया है, आंसर अच्छा मैंने मीटर में निकाला ना इसलिए ऐसा आ रहा है। तो आई थिंक अगर मैं इसको, ये मैंने मीटर में निकाला था, याद रखना मीटर में निकाला था, ये मैंने मीटर में निकाला था। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 50√3 सेंटीमीटर, है ना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 50√3 ऑप्शन ही राइट होगा इस क्वेश्चन का, देख लेना ऑप्शन ही राइट होता हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 40 था, चेक कर लेना, होपफुली क्लियर होगा सबको। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पे। रिडायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ v, m and l ये पूछा गया है, करेंगे कैसे निकालेंगे, सब लोग जानते हो, रिलैक्स मेथड लगा सकते हैं, ABC वाला मेथड। तो g का चाहिए था, तो g हमारा डिपेंड किस पे कर रहा है बोलो, स्पीड, मास और लेंथ। स्पीड पे पावर a, मास पे पावर b, और लेंथ पे पावर c, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छे से देखा जाए तो सबका जिसका डायमेंशन जाते हैं लिख लेते हैं, LT इनवर्स पे पावर a, मास पे पावर b, और लेंथ पे पावर क्या c, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से एक जैसे टर्म को एक जगह कलेक्ट कर लो, मास पे पावर क्या b, लेंथ पे पावर क्या a + c, और t टू द पावर क्या -a, ऐसा लिखा जा सकता है। इस साइड में चले जाते हैं g। तो g अगर याद है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। g कहाँ मिलता है ये तो सबको याद होगा, gm²/r² लिख सकते हैं। ओके, ऐसे केस में अगर g का डायमेंशन निकाला जाए तो फोर्स के लिए mlt - 2, r² के लिए l², और नीचे क्या m², कितना आ गया m इनवर्स l³ t - 2, अगर मैं गलत नहीं तो ऐसा ही है ना, ठीक है। अब वैसे केस में देखो इक्वेट कर लेंगे, काम बन जाएगा। b हमारा कितना आ गया, b हमारा आ गया -1 आ गया, ठीक है। फिर देखा जाए तो a निकाल लिया जाए पहले, -a is 2, सो a is what 2 आ गया, एंड a और b पता है तो c तो मिल ही जाएगा। a + c is what 3, सो c is what 3 - a, और 3 - 2 दैट इज़ what 1। तीनों वैल्यू मिल चुके हैं, अगर सब्सटीट्यूट कर ले, a का वैल्यू आया है 2 आया है, b का वैल्यू आया हमारा -1 आ रहा है, और c का वैल्यू आ रहा है 1 आ रहा है। तो देख लेना, ऐसा अगर सब्सटीट्यूट करें तो आंसर मिलना चाहिए 2 - 1 1, 2 - 1 1, एक ऑप्शन ज़रूर है, ऑप्शन सी राइट होगा इसका, ऑप्शन सी। देख लेना, इजी क्वेश्चन है, सबने किया होगा, ये तो सबसे बेसिक आए होते तभी सीखे थे। चलो, तो 2 - 1 1 राइट आंसर होना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। 42 क्या देख लेते हैं। 42 में देखोगे तो हम लोग लाइट को ऑब्जर्व कर रहे हैं डिफरेंट स्टार से PQR, और इंटेंसिटी मैक्स हम देख रहे हो P में किसका है, वॉलेट कलर का, फिर ग्रीन कलर का मैक्सिमम है R में, ऐसे ही। तो टेम्परेचर ये सब पढ़ के याद आ रहा होगा विंस लॉ, और विंस लॉ क्या सिखाता है, लैम्डा मैक्स इंटू T दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो लैम्डा मैक्स और टेम्परेचर का इन्वर्स रिलेशन होता है, ये विंस लॉ सिखाते हैं। तो वेवलेंथ ज़्यादा तो टेम्परेचर क्या कम। तो और ये सब कलर वाला पढ़ के मुझे तो सीधे पहले ये हिट करता है वेवग्योर, ठीक है। जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाते हैं, सब लोग जानते हैं वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ इंक्रीजेस, है ना, तो वेवलेंथ बढ़ जाता है हमारा। तो वेवलेंथ
इंक्रीजेस, ये हम लोग अच्छे से जानते हैं। अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सेकंड्स का काम है, कुछ करना नहीं है ज़्यादा। 3 स्टार है पी क्यू आर, ठीक है। तो लैम्डा मैक्स सबका देखा जाए, लैम्डा मैक्स पी का एक बार देखेंगे, लैम्डा मैक्स स्टार पी का देखेंगे, कौन सा कलर है देख लेते हैं। तो पी के लिए कौन सा कलर है, वॉयलेट है ना। तो लैम्डा वी ऐसे लिख लेते हैं वॉयलेट। क्यू का देख लेते हैं एक बार, नीचे थोड़ा लिख लेते हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं। लैम्डा मैक्स एक बार क्यू का देख लेते हैं। तो क्यू का कौन सा कलर है, क्यू का लास्ट में लिखा है इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम इन व्हाट क्यू, तो रेड। और ये आर का देख लेते हैं। तो आर का लैम्डा मैक्स देखा जाए तो ये शायद दिया था ग्रीन, दिया था ग्रीन दिया है। और यहाँ से अच्छे से हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है हमारा, रेड का। तो रेड का वेवलेंथ ज़्यादा तो उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, रेड का अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो सबसे जो कम टेम्परेचर होगा ना, स्टार किसका होगा, क्यू का, ठीक है। इससे कंफ्यूज मत करना, एक्चुअली पता है मुझे लग रहा था वो कन्फ्यूजन ना हो जाए। ये मैंने रेड कलर लिखा है, मैं वर्ड में लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज आर में कन्फ्यूजन ना लगे तुम लोग को, वही मैं बस सोच रहा हूँ, ठीक है। तो मैं वर्ड में लिख देता हूँ, ये रेड है, ये वाला क्या है ग्रीन है, और ये वाला क्या है वॉयलेट। अब कन्फ्यूजन खत्म हो गया, क्लियर है, अब कन्फ्यूजन खत्म हो गया। तो इस तरह से अब लिखे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब बता देना। तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ है किसका बताओ, क्यू का है। फिर बताओ किसका बताना, आर का है। और फिर सबसे छोटा वेवलेंथ किसका है, पी का है। तो टेम्परेचर का रिलेशन क्या इन्वर्स होगा, टी क्यू टी आर और क्या टी पी। तो पी का हमारा सबसे ज़्यादा होना चाहिए, पी का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, फिर आर का, फिर क्यू का। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा, देख लेना। थोड़ा टाइम मैंने लिया लेकिन हाल के समझ लो, ये मैं टर्म्स एक जैसा नहीं लिखना चाहता था बस। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। 43 देखते हैं क्या है, 43 का सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। तो 43 में मेरे ख्याल से पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और उसका इक्वेशन दे रखा था, फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है। ये कौन सा बड़ा बात है, इक्वेशन दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ टी ओमेगा कितना हो गया 314। फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है, ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है रेडियन पर सेकंड में, इसको 2πf लिख सकते हैं। हो गया आंसर, 2 इंटू वॉट 3.14 इंटू एफ, दिस इज इक्वल टू वॉट 314। डेसिमल हटेगा, नीचे 100 लिख देना, ये वाला कैंसिल कर सकते हैं। आंसर कितना आ गया, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज इसका राइट आंसर होना चाहिए था। ऑप्शन कौन सा सही है, सी राइट होगा, ठीक है। 43 ये वाला हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 44। तो 44 देखो कितने लोगों ने किया था, थोड़ा ठीक ठाक ही क्वेश्चन है शायद। पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है ओरिजिन से और कोऑर्डिनेट्स विद वेलोसिटी v अलोंग द एक्स एक्सिस फॉर द, जैसे देखो मैं ऐसे दिखा देता हूँ, y एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। एज पर क्वेश्चन जब टाइम जरूर था और पार्टिकल अपना मोशन ओरिजिन से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया और ऐसे स्टार्ट कर रहा है, कुछ मोशन हुआ। इसके पास वेलोसिटी का आई थिंक बस एक ही कंपोनेंट था इनिशियली, एक्स कंपोनेंट ही था, वाई कंपोनेंट नहीं था, ये मुझे नहीं दिखाना चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी इसका बस एक्स कंपोनेंट v दिया था, वाई कंपोनेंट मेंशन नहीं है, तो दिस इज व्हाट 0 मान लेते हैं। मूव करें एक्स वाई प्लेन में, कांस्टेंट एक्सेलरेशन इसका वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में इसके पास एक एक्सेलरेशन है, बताओ कितना, अल्फा। तो ऑब्वियसली पार्टिकल हमारा ऐसे मूव करना स्टार्ट करेगा, वही प्रोजेक्टाइल मोशन ही केस है, मतलब उसी के जैसा केस है, मोशन इन 2D वाला। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि इट्स वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन, ये v का वैल्यू पूछा गया है, ये होगा कितना, कब। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी दे रखा था, वेलोसिटी कंपोनेंट पूछा जा रहा है, एक्स डायरेक्शन होगा कितना। तो देखो पता है ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन दे रखा है, डायरेक्ट भी समझ पा रहे हो या फिर लिखना तो लिख लो। जैसे देखो जब भी 2D का क्वेश्चन मिलता है एक बार स्टडी कहाँ करना चाहिए, एक्स पे। और ऑब्वियसली एक्स में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था। बट सिंस एक्सेलरेशन नहीं एक्स में, इसके लिए इसको हटा सकते हैं और ये लिखा जा सकता है एक्स इज इक्वल टू वॉट vt। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया, ऐसे ही मान लेना। ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, एक इक्वेशन है, इसको मान लेना। सेकंड केस में जाते हैं, अलोंग वाई एक्सिस। अगर बात करते हैं अलोंग वाई एक्सिस, अगेन यही वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे, एस इक्वल टू वॉट ut प्लस क्या हाफ at स्क्वायर, बिकॉज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लिखना है तो लिखवाना, क्या लिखेंगे बताना, y दिस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी तो था नहीं, हाफ एक्सेलरेशन अल्फा दिया था इंटू टी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। इस तरह से हमारे पास 2 इक्वेशन है और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मतलब y इज़ अ फंक्शन ऑफ x चाहिए, तो आई थिंक मिल सकता है इजीली, कंपेयर कर लेना बस। y इज इक्वल टू क्या हमारा हाफ अल्फा है और t को मैं सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ यहाँ से x बाई वी, तो एक्स स्क्वायर बाई वी स्क्वायर लिखा जा सकता है, ऐसा हो गया कुछ। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हमने निकाला और क्वेश्चन में क्या दिया था, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी दिया था y इज इक्वल टू व्हाट बीटा एक्स स्क्वायर दिया था। तो अगर यहाँ से कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से बीटा तो मिल ही जाएगा ना, बीटा मिल गया। बीटा बताओ कितना मिला, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जगह, नेक्स्ट पेज में नहीं जाते हैं, ये देख लो। बीटा मिला क्या, अल्फा बाई 2v स्क्वायर। और यही तो पूछा जा रहा था ना, एक्स कंपोनेंट पूछा गया, v पूछा गया, तो मेरे ख्याल से v यहाँ से मिल जाएगा, अल्फा बाई क्या 2 बीटा, और इस पर रूट भी चढ़ेगा, स्क्वायर हटेगा, तो अल्फा बाई 2 बीटा रूट ओवर अल्फा बाई 2 बीटा, एक ऑप्शन तो है।
अगर मैंने सब सही लिखा है तो आई थिंक ठीक ही है। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन का। और ये कौन सा ऑप्शन सही मिल रहा है? ऑप्शन बी सही है, देख लेना ऑप्शन बी सही होगा इसका। चलो ये 44 हो गया। मूव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 क्या दिया था? 45। तो 45 में देखा जाए मोमेंटम किसी पार्टिकल का दे रखा है, पूछा जा रहा है पावर कितना एक्ट करेगा टाइम t। तो देखो मोमेंटम पता है ना, फोर्स निकाल सकते हैं, फोर्स निकलेगा तो पावर वगैरह निकाला ही जा सकते हैं। तो देखते हैं मोमेंटम हमारा दे रखा था 1 माइनस कॉस टी आई कैप प्लस साइन टी जे कैप। तो ये टाइम का फंक्शन है और मोमेंटम टाइम का फंक्शन है। वैसे किस में देखोगे, फोर्स निकालना है तो सब लोग जानते हो न्यूटन का सेकेंड लॉ, एफ इज इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, dp/dt लिख सकते हैं। ये मैंने अगर लिख लिया यहाँ पे, चलो ये मैंने लिख लिया यहाँ पे, तो बस इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए। डिफ्रेंशिएट करना, 1 का 0 हो गया, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन टी और इंटू वर्ड आई कैप लिख सकते हैं। फिर यहाँ प्लस का साइन देंगे, साइन का क्या होता है कॉस होता है, तो कॉस टी जे कैप ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, जे कैप लिख सकते हैं। चलो हो गया, फोर्स मिल गया। अब देखो चाहिए था कि हम लोग को पावर चाहिए था। तो यहाँ से समझ पा रहे हो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी भी होता है। चाहो तो मास से डिवाइड कर सकते हो, वेलोसिटी मिल जाएगा। बट मैं सोच रहा हूँ कि क्यों डिवाइड करना, बस प्रोपोर्शनल ही पूछा है। पावर क्या होता है, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट करने से मिलता है। तो कहीं नहीं कहीं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, बाद में मास से डिवाइड कर देंगे लास्ट में, और क्या। तो पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया जाए। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करना क्या होगा बताना, साइन टी, फिर माइनस लिख सकते हैं साइन टी इंटू वॉट, कॉस टी। तो आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई मैंने कर लिया, फिर जे वाला जे के साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस साइन टी इंटू क्या, कॉस टी ऐसे लिखा जा सकता है। इतना करने का देखो ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ रहा है ये। और इसको मास से डिवाइड करके क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरे ख्याल से ये आना चाहिए। तो हाँ, ऐसा एक ऑप्शन है, ऑप्शन बी इसका राइट होना चाहिए, 45 का ऑप्शन बी। तो देख लेना। तो फुली क्लियर है। इस तरीके से हमारा ये टोटल 45 क्वेश्चंस था। मैंने टाइम लेके अच्छे से डिस्कस किया 1 बाय 1। देख लेना, जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा उसको ही काइंडली रेफर करो, बिकॉज ये वीडियो लेंदी होगा, बिकॉज मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है अच्छे से कि लोगों को समझ में आ जाए। तो फाइनली चलो नेक्स्ट टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो। फुल टेस्ट 2 है तुम्हारा अभी, जिसमें क्लास 12 का सारा पोर्शन आने वाला है। उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। ऑल द बेस्ट। वो ज़्यादा और इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए।